लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं, है ना। और आज का जो हमारा गोल है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। गोल कहां गया हमारा, गोल गोल गोल, अरे गोल ऊपर चला गया थोड़ा सा। तो आज का हमारा गोल है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, है ना। साइक्लिस्ट किसी टर्न पे अपने आप को बेंड कैसे करता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सर्कुलर डायनेमिक्स, डेप्थ वेल समझ आया था, बहुत बढ़िया, है ना। ओके 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 ओके, ठीक है साहब। इस चैप्टर में कितने सवाल कर दिए जरा कमेंट करके बताइए। तो इस चैप्टर में कितने सवाल अभी तक हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट वन इज मोशन ऑफ अ कार ऑन अ रफ लेवल रोड। रफ लेवल रोड मतलब स्ट्रीट रोड पे हम ना कार को टर्न करते हैं तो वहां पे फ्रिक्शन हमारी कैसे मदद करता है। ओके। मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक्ड रोड, हाईवे पे जो रोड होता है उसको हम बैंक्ड कर देते हैं। बैंक्ड मतलब टेढ़ा, टेढ़ा मतलब ऐसा नहीं कि हॉरिजॉन्टल रोड ऐसे टर्न ले रही, वैसा नहीं। रोड का जो आउटर एज होता है ना उसको थोड़ा सा हम ऊपर उठा देते हैं। रोड के आउटर एज को थोड़ा सा हम ऊपर उठा देते हैं। समझ में आया कि नहीं है। नेक्स्ट वन इज कोनिकल पेंडुलम के कंसेप्ट को ही समझेंगे। अगर आपके कहीं भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन के सवाल आ जाए तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं। आपका जो लास्ट डीपीपी था वो थोड़ा इररिलेवेंट था। जो डीपीपी बनाने वाले से मैंने बात भी करी है, वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करे थे डीपीपी बनाने से पहले, बट 2-3 क्वेश्चन इररिलेवेंट चले गए थे। इररिलेवेंट मतलब अगले चैप्टर के चले गए। वर्टिकल सर्कुलर मोशन एक होता है जिसको हम एनर्जी के कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं, और बेटा एनर्जी तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो एनर्जी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 1-2 सवाल आपके इररिलेवेंट थे। चलिए, ये हमारा लास्ट गोल है। अगर समय मिला तो हम यहां तक पहुंच पाए तो हम इसको कर लेंगे। ये गोल क्या लिखा हुआ है आपको समझ आ रहा है? हाँ, समझ आए और ना आए इसीलिए लिखा है, क्योंकि ये हमारा आज का गोल है। हम उम्मीद करते हैं कि यहां तक हम पहुंच गए। टफ नहीं था टफ होना और इररिलेवेंट होने में थोड़ा फर्क है। 1-2 क्वेश्चन इररिलेवेंट था, है ना। मैं आपसे कह देता हूं ताकि आप परेशान ना हो। वो सवाल आपसे सॉल्व हुए ना हो तो अच्छा है, जिक्र तुमने सवाल सॉल्व कर लिया, इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि जो तुम्हें कंसेप्ट पता ही नहीं तुम लगा दियो, मतलब गलत ही लगाए हो, है ना। तो अगर तुमसे नहीं हुआ है तो ज्यादा अच्छा है। अगर कर लियो तो याद रखना कुछ ना कुछ गलती किया होगा तुमने। भाई जो पढ़ा ही नहीं वो कैसे कर लोगे यार, जो तुमने पढ़ा ही नहीं है वो कैसे कर लोगे। चलिए, नेक्स्ट वन इज बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। आज का हमारा पहला गोल। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट क्या होता है कि मान लो कहीं रास्ते पे तुम सीधा जा रहे हो साइकिल लेके अपना, है ना, पुराना साइकिल है, टूटा फटा पुराना साइकिल है तेरा, और इस साइकिल को लेके तुम कहीं जा रहे हो। तो स्ट्रेट रोड है। स्ट्रेट रोड पे जब आप साइकिल चला रहे होते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं आती, ठीक है ना। आपको कोई समस्या नहीं आती, अब सीधा सीधा चलते चले जा रहे हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? सीधा सीधा आप साइकिल चलाते चले जा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपके पीछे कुत्ता पड़ गया है ना, गली में कुत्ता है ना, दूसरे गली में जाओगे वहां पे कुत्ता है, वो कुत्ता पड़ गया तुम्हारा। कुत्ता कैसे बनाते हैं भाई साहब? ये कुत्ता पड़ गया तुम्हारे पीछे और रफ्तार में तुम्हारे पीछे भाग रहा है। अब तुम क्या करोगे बताओ? रामलाल द साइक्लिस्ट, बिल्कुल। ठीक है, देखिए बेटा, तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ गया, बताओ क्या करोगे? तो सर हम क्या करेंगे कि स्पीड बढ़ा देंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, स्पीड बढ़ा देंगे, ठीक है। अब आप स्पीड बढ़ा के सीधा चलते चले जाएंगे और ज्यादा रफ्तार में पैडलिंग करना शुरू कर देंगे। अब पैडलिंग जितना तेज करेंगे आपकी रफ्तार उतनी बढ़ेगी, और कुत्ता भी वो टॉमी कुत्ता है, हाँ टॉमी भोलू है, बहुत बढ़िया, वो रफ्तार से तुम्हें काटने को दौड़ेगा और तुम स्पीड साइकिल की स्पीड बढ़ाते जाओगे। लेकिन सामने आ गया टर्निंग। अब टर्निंग पे पहुंचते पहुंचते अगर तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा है तो टर्निंग पे होने वाली है तुम्हें दिक्कत। सर क्या दिक्कत होगी टर्निंग पे? टर्निंग पे दिक्कत क्या होगी? टर्निंग पे दिक्कत ये होगी बेटा, ये जो टर्निंग है वो एक सर्कुलर आर्क ही तो है, मतलब बहुत बड़े सर्कल का हिस्सा ही तो, ऐसे समझ लो। ये मैं समझने के लिए यहां पे बना लेता हूं। मान लो ये सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ पे तुम ऐसे साइकिल चला रहे हो, देखो ऐसे ऐसे साइकिल तुम्हारे यहां, देखो ये तुम्हारा साइकिल है, बढ़िया बना है ना, रेडियस आर्क, वही तो पाथ है यहां पे। सर पाथ तो ये सीधा है, हाँ बेटा ऐसा ऐसा बना दिया, चल ये सीधा था, ऐसे आया और ये सर्कल के आर्क पे चला, तो ये सर्कुलर पाथ ही तो है। ये सर्कल का कुछ रेडियस होगा आर्क। तो सर्कल पे चलने से दिक्कत क्या होगी सर?
तो सर्कल पे चलने से सबसे बड़ी जो समस्या तुम्हारे जीवन में आएगी वो ये आएगी कि अगर यहीं पे बैठ के रामलाल तुम्हारा एफबीडी बनाए, साइकिल का क्या बनाए, एफबीडी बनाए, तो साइकिल की एफबीडी जब यहां पे बनाया जाएगा तुम्हारे, अच्छे समझिएगा बेटा, अच्छे समझिएगा, बहुत जरूरी है विजुअलाइज करना। मान लीजिए यहां पे आपका साइकिल आ गया, ये तुम्हारी साइकिल है। अब अगर इसका एफबीडी बनाया जाए तो सबसे पहले जो तुम बनाओगे वो बनाओगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स सीधा नीचे लगेगा। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जैक्टली कहां लगेगा, नीचे लगेगा, और नॉर्मल आपका ऊपर लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे और नॉर्मल आपका ऊपर। ठीक है बेटा, ठीक है साहब। अब अगर यहां पे रामलाल बैठ के एफबीडी बनाए तो रामलाल दो ही फोर्स बोलेगा, नॉर्मल ऊपर और mg नीचे। जब तक आप स्ट्रेट लाइन पे चलते रहेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब तक आप स्ट्रेट लाइन पे चलते रहेंगे तब तक आपका नॉर्मल एकदम ऊपर और mg नीचे बैलेंस होगा, जीवन सही चल रहा होगा। लेकिन जब आप सर्कुलर टर्न लोगे तो रामलाल के रिस्पेक्ट में आप ले तो सर्कुलर टर्न रहे हो, लेकिन रामलाल के रिस्पेक्ट में आप पे एक फोर्स लगेगा। सर किधर लगेगा, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। और वो जो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा वो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²br। मान लीजिए रामलाल के साइकिल की स्पीड है v और सर्कुलर टर्न का रेडियस है r, तो हॉरिजॉन्टल बाहर की तरफ रामलाल पे एक फोर्स लगेगा mva²r, मतलब इस साइक्लिस्ट पे फोर्स लगेगा बाहर की तरफ mva/r। इस mva²r को, हाँ सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, mva²r को सीडो फोर्स लगेगा, बिल्कुल सही बात है। इसको क्या नॉर्मल बैलेंस कर लेगा, नहीं, नॉर्मल बैलेंस नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा विजुअलाइज करिएगा बेटा, थोड़ा सा विजुअलाइज करिए। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि मान लो ये साइकिल है, मान लो ये साइकिल है। अब साइकिल सीधा चल रहा था, नॉर्मल ऊपर mg नीचे सब सही था, लेकिन जैसे ही सर्कुलर टर्न लिया तो सर्कुलर टर्न पे घूमेगा तो नॉर्मल अभी भी ऊपर और mg नीचे, ऊपर नॉर्मल नीचे mg, बैलेंस रहेगा। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ जो लगा mva²br, उसको कौन बैलेंस करेगा, उसको कौन बैलेंस करेगा? बच्चे कह रहे फ्रिक्शन, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट ऑन स्मूथ सर्कुलर रोड, है ना। अगर परफेक्ट स्मूथ तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहां पे फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है, तो फ्रिक्शन बैलेंस नहीं करेगा, फ्रिक्शन बैलेंस नहीं करेगा, फ्रिक्शन है ही नहीं, इनफैक्ट फ्रिक्शन है ही नहीं, स्मूथ सर्कुलर रोड, फ्रिक्शन है ही नहीं साहब। तो सर नॉर्मल ऊपर mg नीचे, फ्रिक्शन तो बैलेंस करेगा ही नहीं, तो अब क्या करेंगे बताएं, तो अब क्या करेंगे बताएं। मैं आपको बताता हूं, एक बहुत पुरानी कहानी है। मेरा 10th का पेपर होने वाला था बोर्ड का, तो बोर्ड का पेपर देने मैं अपने नानी नाना के घर गया था। तो वहां पे क्या था कि मामा के पास था एक हीरो होंडा बाइक, और कल मेरा पेपर था। आज हम लोग दिन में दोपहर में बैठे थे, गर्मी का समय था, सब लोग सो गए थे, बाइक की चाबी घर पे पड़ी थी। मैंने बस थोड़ा बहुत, है ना, स्टार्ट करना और क्लच गियर समझा ही था। मैंने अपने एक दोस्त को बुलाया, उस गांव में मैं पहले भी बहुत रहता था, है ना, बचपन मेरा वही बीता है। तो मैंने अपने दोस्त को बुलाया, उसका भी पेपर था, बुला दिया, आओ बैठो घूम के आते हैं बाइक से। बाइक नीचे उतारी, बैठा, बढ़िया स्टार्ट किया, एक्सीलरेटर दबाया और निकल लिए, है ना। थोड़ा बहुत हाथ वाथ कांपा, लेकिन चलाते चलाते सीधा चले गए। थोड़ी दूर पे, है ना, गांव वाले बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, और वो सारे हमें जानते थे, है ना। हमारे नाना नानी के यहाँ पे कम जानते बच्चों को, लेकिन हम वहीं पे रहते थे पहले भी, तो बहुत सारे बच्चे हमें जानते थे। हम वहाँ पहुंचे तो बच्चों ने हमें देख के थोड़ा सा चीयरअप किया, वाह यार बाइक चला रहा है, बहुत 2000 ये बात है 7 की, 2007 की। तो 2007 में बाइक लेके बाहर निकला, बहुत बड़ी बात थी, है ना। तो बच्चे खुश होकर चिल्लाने लगे जो क्रिकेट खेल रहे थे, तो हमें और जोश आ गया। तो हमने क्या किया कि उसका एक्सेलरेटर और दबा दिया एकदम खींच के, और बच्चे चिल्ला रहे थे, हमें मजे आने लगे। हमारा ध्यान गया ही नहीं कि एक्सेलरेटर एकदम फुल पे है, और स्पीड लगातार बढ़ता गया, स्पीड लगातार बढ़ता गया। ऐसा रास्ता था, रास्ता सीधे जा रहा था, एक रास्ता ऐसे यहां पे टर्न ले रहा था ऐसा, और रास्ता बाकी सीधा जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अचानक से मुझे याद आया कि सामने क्या है, नदी जो ऐसे बह रही है, ऐसे नदी जा रही है, ऐसे नदी है, नदी होता है ना, ये नदी ऐसे बह रही है। और ये जो रास्ता था, यहां पे बांध बना हुआ था, ऐसे बांध गया हुआ था, यहां पे जंगल वंगल था, यहां पे बांध था।
ऊंचा था थोड़ा सा, बांध था। अब मुझे लगा कि अगर मैं इस बाइक को सीधा भगाता हुआ ले गया तो मैं नदी में गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा, मैं नदी में गिर जाऊंगा। तो साहब मेरे जीवन की बड़ी समस्या कि मैं स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा नहीं सकता था, क्योंकि इधर नदी थी और नदी में वो क्या कहते हैं, बाढ़ आया हुआ, पानी से पूरा लबालब भरा हुआ, एक बार कोई उसमें लिढ़क के गिर जाए तो मर जाएगा। तो भाई साहब मुझे सीधे तो जाने से मेरी डैश डैश हो गई, सामने तो नहीं जा सकता। तो मेरे सामने पास एक ही रास्ता था। देखो यहां पे गड्ढे थे ना, जैसे नदी होता है, बांध होता है ना, बांध थोड़ा ऊंचाई पे होता है, हाँ। तो ये नीचे था और धीरे धीरे ऊंचाई पे चढ़ता गया। मैं यहां पहुंचा, मेरा हाथ कांपने लगा, तो मैंने दिमाग लगाया कि क्यों आगे जाना, मैं यहां पे घुमा लेता हूं। अब मैं यहां पे घुमा लेता हूं तो ये टर्न बहुत स्मूथ नहीं है, शार्प टर्न। देखो यहां पे जो सर्कुलर मोशन हो जाएगा बाइक का, कि बाइक को ऐसे ले जाके और ऐसे टर्न करके इधर लाऊंगा, तो एकदम छोटे रेडियस का सर्कुलर पाथ है। अब इस छोटे रेडियस के सर्कुलर पाथ पे मान लो किसी भी स्पीड से मैं घूमूं तो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा mv²। अब ये बाहर की तरफ फोर्स जो लगेगा मेरे ही रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं, इसका मुझे थोड़ा भी ज्ञान नहीं था। स्पीड बहुत ज्यादा थी, v² बहुत ज्यादा हो जाएगा तो बाहर की तरफ फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा, इसका भी ज्ञान नहीं था। नहीं तो मैं थोड़ा ब्रेक व्रेक लगा लेता, लेकिन इतना बुद्धि काम नहीं करता है ना। उस समय इतना बुद्धि काम किया नहीं तो मैं ब्रेक लगा नहीं पाया। इनफैक्ट स्पीड और बढ़ा दी तो v² बहुत बढ़ जाएगा। और बहुत ही शार्प टर्न था, बहुत ही शार्प टर्न था, तो रेडियस बड़ा कम था। तो रेडियस जितना कम होगा, v के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला देखेंगे तो mv²/r, रेडियस जितना कम होगा डिनोमिनेटर उतना कम होगा, तो फोर्स और भी ज्यादा तेज लगेगा। तो क्या हुआ था सर, वो हुआ कुछ ऐसा कि मैं यहां पे टर्न लगाया, इस तरफ मेरा इनर्शिया ऑफ मोशन था v। अगर ये v नहीं होता ना और थोड़ा भी कम होता v और इधर में टर्न करता तो नदी में गिर जाता। अब इधर इनर्शिया ऑफ मोशन v था और इधर फोर्स लगा, तो बीच में रिजल्टेंट, देखो मेरा इनर्शिया ऑफ मोशन इधर था तो मैं इधर जाना चाह रहा हूं ना, और ये फोर्स मेरे पे इस तरफ लगा ना, सेंटर से देखो बाहर, मैं जाके इस गड्ढे में गिरा। बाइक 3-4 पलटन खाता हुआ इस गड्ढे में जाके गिर गया, बड़े भयंकर चोट लगा। जो मेरा दोस्त था वो कहता है कि अरे अरे मेरी शादी नहीं हुई, मुझे गिरा दिया। अब उसको कल जो 10th का पेपर है उसकी कोई चिंता नहीं, वो कह रहा है मेरा अभी शादी भी नहीं हुआ, मुझे गिरा दिया। अबे जीवन में तुम्हें पेपर देने हैं और भी बहुत काम करने, उसकी कोई चिंता नहीं थी, है ना। तो साहब यहाँ पे हम गिर गए, तो यहां गिरे, चोट लगी, इससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ। दिक्कत असल में घर पहुंच के हुआ, जब बहुत ही कुटाई हुआ, लेकिन थोड़ा कम हुआ। कम क्यों हुआ सर, कुटाई तो बहुत होता है। हाँ बहुत हुआ, लेकिन कल पेपर था। अब बाइक से चोट अलग लगी, घर वालों ने कूटा अलग, और कल पेपर भी देने जाना, उसका दुख अलग, है ना। तो बहुत ही संकटमय समय था, वो दिन था, लेकिन चलो बीत गया। अब आगे देखते हैं। तो देखो तुम्हें यह समझ में आया यहां पे कि जितना ज्यादा v होगा ना, रफ्तार जितना होगा, बाहर की तरफ फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। और फ्रिक्शन पे आप भरोसा कर नहीं सकते ज्यादा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ना, है ना, अगर रोड बहुत चिकना हो तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होगा, और यहां पे मैंने निग्लिजिबल ही मान लिया। तो फ्रिक्शन तो आपको बचाने आएगा नहीं। सब फ्रिक्शन आपको बचाने आया नहीं आया सर। नॉर्मल ऊपर लग रहा, mg नीचे लग रहा। अब अगर आप यहां पे बचना चाहते हैं तो कौन आपको बचाएगा? तो सबसे पहले सर, पहली बात तो ये है, अगर हम बचना चाहते हैं तो इसको कम करने की कोशिश करेंगे। मास आपका कम हो नहीं सकता तो रफ्तार कम करते हैं। तो सुनना अच्छे से, हम लोग जब साइकिल चला रहे होते हैं, नोटिस किया है अगर तुमने कभी, जब हम साइकिल चला रहे होते हैं तो कहीं टर्निंग आता है तो हम रफ्तार थोड़ा कम कर लेते हैं। हाँ या ना में जवाब दो। वो दिन भी क्या दिन थे। हाँ यार, वो दिन तो बहुत अच्छे दिन थे। बहुत कूटता था मैं लोगों को पकड़ पकड़ के। मैं क्रिकेट खेलने जाता था, मेरी बैटिंग हो जाती थी, मैं बैटिंग कर लेता था। जब मेरी बॉलिंग की बारी आती थी, मैं बेईमानी करता था, किसी से लड़ लेता था, उसको कूट देता था और घर आ जाता था। यस यस किसके लिए कह रहे हो? हाँ, रफ्तार कम कर लेते। अच्छा, मैं सवाल ही भूल गया था सवाल ही भूल गया था। रफ्तार कम कर लेते हैं सर। रफ्तार कम करने से क्या होता है? तो जितना रफ्तार कम करोगे ना, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर कम लगेगा, तो आराम से क्रॉस कर जाओगे। अच्छा, ये बात है। हाँ, दूसरी एक और बात, हम कोशिश करते हैं कि अगर रफ्तार कम ना कर सके तो आउटर एज से निकलने का। सर आउटर एज से निकलने से क्या होगा? मान लो ऐसा रास्ता कहीं जा रहा है, ऐसा कहीं रास्ता जा रहा है, तो हम साइकिल चलाते हुए
इनर एज से निकलने की कोशिश करते हैं कि आउटर एज से निकलने की कोशिश करते हैं? आउटर एज का रेडियस ज्यादा होगा, इनर एज का रेडियस कम होगा। तो जिसका रेडियस कम उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ज्यादा, और जिसका रेडियस ज्यादा उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम। तो हम क्या करते हैं, रोड के बाहरी किनारा से चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन सर जो साइकिल रेसिंग होता है, साइकिलिस्ट है ना, फास्ट साइकिल रेसिंग होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि जो साइकिलिस्ट होता है वो इनर एज से निकलता है। अब भाई साहब फास्ट साइकिल रेसिंग हो रहा है, साइकिल रेसिंग हो रहा है, और ये रामलाल गर रहा है कि मैं गिर जाऊंगा, मैं आउटर एज से जाऊंगा। भाई साहब एक आउटर एज से जाओगे, यहां वाला जो होगा तुरंत यहां पहुंच जाएगा जब तुम यहां आओगे। रामलाल को डर लग रहा तो साइकिल रेसिंग कर क्यों रहा बे? तू आउटर एज से जाएगा तो सुरक्षित तो रहेगा, लेकिन ज्यादा दूर चलना पड़ेगा ना। हाँ सर, तो इनर एज से जा, लेकिन इनर एज से जाऊंगा रेडियस कम होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगा, तब तो गिर ही जाएंगे ना। तो तुमने देखा होगा साइक्लिस्ट क्या करते हैं, साइकिल रेसिंग में साइक्लिस्ट क्या करते हैं, साइक्लिस्ट सर अपने आप को थोड़ा बेंड कर लेते हैं। हाँ, आउटर एज पे रेडियस ज्यादा होगा तो क्या करते हैं, बाइक रेसिंग भी होती है सर, बिल्कुल सही है, बाइक रेसिंग भी होती है। तो क्या करते हैं, अपनी साइक्लिस्ट को थोड़ा सा बेंड कर लेते हैं। अब मैं यहां पे एफबीडी बनाऊंगा आफ्टर बेंडिंग, मुझे बेंडिंग ही समझाना था मेन, तो मैं यहां पे एफबीडी बनाता हूं आफ्टर बेंडिंग। चलो यहां बना लेता हूं। अब कैसा होगा कि मान लीजिए ये साइक्लिस्ट है, तो इस साइक्लिस्ट पे नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि अपने आप को वो वर्टिकल डायरेक्शन से थोड़ा बेंड कर लेगा। देखा साइक्लिस्ट अपने आप को कैसे बेंड करता है, ऐसे बेंड कर लेता है। ऐसे बेंड क्यों करता है, ऐसे इसलिए बेंड कर लेता है कि नॉर्मल इधर लगे, नॉर्मल वर्टिकल डायरेक्शन में ना लगे। सर एमजी तो कितना भी बेंड कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, एमजी तो नीचे ही लगेगा। एमजी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो गिर रहा कि मर रहा कि जिंदा है, एमजी तो नीचे ही लगेगा। हाँ, नॉर्मल तुम्हारा टेढ़ा हो जाओगे तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगेगा, बाहर की तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तुम्हारा फोर्स था mv²r। अब इस नॉर्मल के दो कंपोनेंट होंगे, एक सेंटर की तरफ हो जाएगा n का ये कंपोनेंट n sin थीटा, और n का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा n cos थीटा। तो जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे फोर्स, n cos थीटा बराबर mg, n cos थीटा बराबर mg, जितना अंदर फोर्स उतना बाहर फोर्स, ये हो जाएगा n sin थीटा बराबर mv²r। इन दोनों को आप क्या कर दे, डिवाइड कर दे। जैसे आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा। उल्टा कर दो बेटा, ये इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, या ऐसे करो cos बाई साइन, cos थीटा बटा साइन थीटा इज इक्वल टू gr बटा v²। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा सर v² बाई rg को और यहां ले जाओ तो v इज इक्वल टू हो जाएगा √rg tan थीटा। जितना ज्यादा एंगल से आप इंक्लाइंड होंगे उतना ज्यादा आपका नॉर्मल सेंटर की तरफ होगा, और यही नॉर्मल आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा। समझ आया, समझ आया? बहुत आसान है। मान लो साइक्लिस्ट ऐसे चल रहा, साइक्लिस्ट अपने आप को क्या कर लेगा, ऐसे टेढ़ा कर लेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं सीधा खड़ा हूं तो नॉर्मल कहां लगेगा सर, ऊपर। नॉर्मल कहां लगेगा, ऊपर। और जब मैं टेढ़ा हो जाऊंगा तो नॉर्मल इधर लगेगा। इस नॉर्मल के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो mv²r को बैलेंस करेगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में। कोई खास बात ही नहीं है। चलिए सवाल देखिए, अ साइक्लिस्ट राइडिंग द बाइसिकल एट ए स्पीड 14√3, स्पीड क्या है इसका 14√3, टेक्स टर्न्स अराउंड अ सर्कुलर रेडियस है 20√3 मीटर पर सेकंड विदाउट स्किडिंग, वुड इज हिज इंक्लिनेशन टू द वर्टिकल से कितने एंगल पे घूमेगा। मैं फिर से आपको समझा देता हूं। मान लीजिए सर्कुलर पाथ है, अब साइक्लिस्ट क्या करेगा, अपने आप को अंदर की तरफ थोड़ा सा बेंड कर लेगा। 3D डायग्राम है, नॉर्मल इस तरफ लगेगा, और अब ध्यान से देखेंगे तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट ऊपर चला जाए, क्या नॉर्मल का एक कंपोनेंट ऊपर होगा, mg आपका कहां जाएगा, नीचे, और सेंटर से बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंटर से बाहर की तरफ क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर। आप बोलेंगे कि जो mg है वो नॉर्मल का एक कंपोनेंट ही बैलेंस कर रहा है n cos थीटा, अगर वर्टिकल से एंगल है थीटा, तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट, देखो ये नॉर्मल है तो इसके एक कंपोनेंट अंदर आएगा n sin थीटा इज इक्वल टू mv²r। बहुत इजी है, n sin थीटा बराबर mv²r, और यहां पे हो जाएगा n cos थीटा बराबर mg।
यहां से डिवाइड करेंगे, एन से एन कैंसिल होगा, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, है ना। tan थीटा इज इक्वल टू मास से मास कैंसिल होगा, वी स्क्वायर बाई आर जी। वी बोलो तो स्पीड है 14√3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 14 मल्टीप्लाई 14 इंटू 3। आर बताओ 20√3 और जी हो जाएगा तुम्हारा 10, जी हो जाएगा तुम्हारा 10। तो साहब आप ढंग से देखेंगे रेडियस, तो 20√3 से 3 कैंसिल हो गए तो √3 आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा 200, ये 14 14 196 और 200, तो ये ऑलमोस्ट कैंसिल हो गया। 196 और 200 तो एक ही आएगा ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू √3, tan थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री इज योर करेक्ट आंसर, 60 डिग्री। सर लेकिन वो ऊपर था 196, नीचे 200, तो 200 इसलिए आया क्योंकि आपने 9.6 नहीं लिया है, 10 लिया है। अगर आप 9.6 लेंगे तो एक्जैक्टली 1.96 आ जाएगा, मतलब 196 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मोटरसाइकिल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर एंड विथ यूनिफॉर्म स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। द एंगल विथ वर्टिकल विच मोटरसाइकिल विल बेंड, है ना। फिर से वही सवाल हो गया, मोटरसाइकिल कितने एंगल से बेंड होगा। तो बेटा वेलोसिटी दिया है तुम्हारा 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करो, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। tan थीटा का फॉर्मूला याद रख लो बेटा, वी स्क्वायर बाई आर जी हो जाता है ना। और ये बहुत इजी है, v का होल स्क्वायर मतलब 10 का होल स्क्वायर मतलब 100 डिवाइडेड बाई रेडियस तुम्हारा 10 इंटू 10, ये कैंसिल होगा। tan थीटा इज इक्वल टू 1, हेंस थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। tan थीटा इज इक्वल टू 1, हेंस थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। समझ आया? समझ आया? यस, डी इज योर करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया बेटा, सबका डी आ रहा है। नेक्स्ट है कार ऑन अ लेवल रोड। लेवल रोड को हम कहते हैं सिटी रोड, मतलब सिटी के अंदर। सिटी के अंदर क्या होता है कि रोड टेढ़ा नहीं होता, एकदम हम हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाते हैं। तो सर यहां पे जब कार ऐसे घूमेगी सिटी रोड में, कहीं पे कार आपका टर्न ले रहा, तो सर यहां पे कार सर्कुलर पाथ में तो होगा, हाँ सर्कुलर पाथ में होगा, और वी वेलोसिटी से चल रहा होगा। अब सर अगर ध्यान से बनाया जाए, जैसा कि आप हमेशा कहते हो नॉर्मल ऊपर, हाँ नॉर्मल ऊपर ही लगेगा, है ना। कार तो ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में चल रहा है, एमजी नीचे लगेगा। अब इस पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा उसको कौन बैलेंस करेगा? एमजी नीचे, नॉर्मल ऊपर, और बाहर की तरफ हो जाएगा आपका एम बी स्क्वायर बी आर। अगर इस कार का सर्कुलर रेडियस है आर, मतलब कार आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो सेंटर से बाहर की तरफ लगेगा एम बी स्क्वायर बी आर। चलो एक डायग्राम बना के मैं आपको दिखाता हूं अच्छे से, देखो कि एन ऊपर एम जी नीचे और बाहर की तरफ लगेगा एम बी स्क्वायर बी आर। तो रोड की जो सिटी के अंदर जो रोड होता है, सिटी के अंदर जो रोड होता है वो एकदम ही हॉरिजॉन्टल होता है। हाँ सिटी के अंदर रोड एकदम हॉरिजॉन्टल होता है ना। यहाँ पे लाइनें बहुत सारी बनी, चिंता मत करना। यहाँ पे ये देखो बस कि ये जो सर्कुलर आर्क है उसका रेडियस कुछ आर होगा, तो सेंटर से बाहर की तरफ फोर्स लगेगा एम बी स्क्वायर बाई आर। अब वहां पे कार को आप बेंड नहीं कर सकते, तो यहां पे आपको गिरने से कौन बचाएगा? क्या आप कार को चलते चलते टेढ़ा कर सकते हो? नहीं सर। तो यहाँ पे गिरने से कौन बचाएगा? तो आप लिखोगे कार ऑन अ रफ लेवल रोड। यहां पे सर फ्रिक्शन ही हमें बचा सकता है। तो सर वहां पे साइकिलिस्ट के केस में आपने फ्रिक्शन क्यों नहीं लिया? साइकिलिस्ट के केस में फ्रिक्शन इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि साइकिल का जो नॉर्मल रिएक्शन होता है ना बेटा, वैसे साइकिलिस्ट के साथ आदमी का देखो, उसका नॉर्मल रिएक्शन इतना ज्यादा नहीं होता, तो वहां पे बेंड करना बहुत जरूरी है। फ्रिक्शन इतना इफेक्टिव नहीं होता वहां पे। लेकिन कार का वेट, उसके अंदर 2-4 आदमी बैठे होते, तो वो बहुत चिपका हुआ होता है, तो वहां पे फ्रिक्शन हम कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। फ्रिक्शन हम कंसिडर करते हैं। तो अगर रामलाल के रिस्पेक्ट में यहां पे एफबीडी बनाया जाए, तो रामलाल क्या बनेगा कि नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस क्या होना चाहिए? 0। कार जब ऐसे चल रही है, कहीं कार ऐसे चल रही है, तो कार पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। वाई एक्सिस में कार हवा में थोड़ी ना उड़ रही है, तो ऊपर नॉर्मल, नीचे एमजी। नॉर्मल एग्जैक्टली वर्टिकल अपवर्ड लगा है। नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस भी 0 होना चाहिए, है ना, क्योंकि हम रामलाल के रिस्पेक्ट में यहां पे रामलाल को बिठा के एफबीडी बना रहे हैं। तो रामलाल के रिस्पेक्ट में अगर हम एफबीडी बनाएंगे, तो बाहर की तरफ लग रहा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम बी स्क्वायर बी आर, और अंदर की तरफ जैसे ही बाहर में
स्यूडो फोर्स की तरफ वजह से स्लाइडिंग की टेंडेंसी आएगी, तो फ्रिक्शन फोर्स अंदर लग के उसको स्लाइड करने से रोकेगा। तो सर फ्रिक्शन फोर्स अंदर लग के स्लाइड करने से रोकेगा, मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। हाँ, ये क्या लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। अगर आप ज्यादा रफ्तार से जाएंगे, इन कॉस थीटा क्यों नहीं लगेगा? ये कौन है? ये कहां से आते हैं ऐसे लोग? कहां से आते हैं ये लोग भाई साहब? कहां से आते हैं लोग? सर इन कॉस थीटा ऊपर क्यों नहीं लगेगा? मतलब लात मार के गिरा दूंगा तुम्हें। ये तेरा कार है, ये तेरा कार है मान ले। अब तू ऐसे चला रहा कार, साइकिल मान ले, साइकिल है, ये साइकिल है, तो साइकिल को तूने टेढ़ा किया, जिधर टेढ़ा किया तो नॉर्मल इधर। साइकिल सीधे चल रही थी, टर्निंग पे साइकिल टेढ़ी हो गई तो ऐसे लगेगा। अब कार थोड़ी नहीं टेढ़ी हो रही बे, कार कैसे कर लेगा? क्या ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे टेढ़ा कर लेगा क्या? कार को स्किड कराएगा क्या? कार को कैसे टेढ़ा कर लेगा बे? कार तो सीधी रहेगी ना, चिपकी रहेगी ना। कैसे? ऐसे देखा कार चलते हुए, ऐसे चल रही है, जहां टर्निंग हो रहा कार ऐसे घूम गई। ऐसे ऐसे चल रहा कार, ऐसे चल रहा, टर्निंग में कार ऐसे घूम गई। कार थोड़ी ना अपने आप बेंड हो जाएगा। तो बाहर की तरफ जैसे स्किडिंग की टेंडेंसी आएगी mv²r की वजह से रामलाल के रिस्पेक्ट में, तो अंदर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग के इसको रोकने की कोशिश करेगा। स्पीड जितना ज्यादा बढ़ाओगे, बाहर की तरफ स्किडिंग की टेंडेंसी और उतना ज्यादा, और बाहर की तरफ स्किडिंग की टेंडेंसी ज्यादा तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स की एक मैक्सिमम औकात है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की एक मैक्सिमम औकात है। इससे ज्यादा अगर तुम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगाओगे तो ये इसको बैलेंस नहीं कर पाएगा। मतलब यहां तक आप आराम से जा सकते हो जब तक मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग के उसको रोक लेगा। इससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो दिक्कत है। मतलब आप साफ साफ लिखोगे एम वी मैक्स का होल स्क्वायर बराबर आर इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लिखोगे म्यू इंटू एन। इन के जगह पे आप लिखेंगे mg, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? म्यू एन। इन के जगह पे आप लिखोगे mg, तो होगा एम वी मैक्स का होल स्क्वायर बटा आर इज इक्वल टू म्यू एम जी। एम से एम कैंसिल होगा, वी मैक्स का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर म्यू जी आर, रूट अंडर म्यू जी आर। अब ध्यान से देखोगे दोनों फॉर्मूले को, दोनों फॉर्मूले को ध्यान से देखो। कौन से दोनों फॉर्मूले को? बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट वाला फॉर्मूला। तो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट वाले में आपका मैक्सिमम सेव वेलोसिटी आया था अगर थीटा एंगल पे बेंड होते हो तो आरजी टैन थीटा। ये डायमेंशनली सही है क्या? देख के सोच समझ के बताओ, क्या डायमेंशनली सही है? हां, क्योंकि टैन थीटा डायमेंशनलेस होता है। टैन थीटा क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है। टैन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं है। रेडियस का डायमेंशन तुम्हारा लेंथ और जी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस टू। तो बनेगा एल टू टी माइनस टू। एल टू टी माइनस टू को रूट से बाहर निकालोगे तो एल टी माइनस वन, मतलब वेलोसिटी बचेगा। ठीक है, डायमेंशनली सही है। अब यहां पे ध्यान से देखो, कार ऑन अ रफ लेवल रोड वी मैक्स बराबर है म्यू आर जी। क्या ये भी डायमेंशनली सही है? हां, एक तो है म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डायमेंशनलेस होता है, और आर जी मतलब डायमेंशन सही है। अब थोड़ा लगाओ बुद्धि और दोनों फॉर्मूले को लंबे समय तक याद रखने का लॉजिक बताओ। दोनों फॉर्मूले को लंबे समय तक याद रखने का लॉजिक बताओ। सर ऐसा है कि एक बार तो हमको बचा रहा बेंडिंग मतलब टैन थीटा, और एक बार हमको बचा रहा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब म्यू, और दोनों केस में हम वेलोसिटी लिख रहे हैं। तो चाहे हमारा केस कोई सा भी हो, वेलोसिटी का डायमेंशन तो वही आएगा। हाँ, वेलोसिटी का डायमेंशन वही आएगा। तो v इज इक्वल टू रूट आर जी, दोनों में आएगा। एक में आएगा म्यू और एक में आएगा टैन थीटा। बजाओ ताली, मजे आए कि नहीं आए? एक में आएगा म्यू और एक में आएगा टैन थीटा। अब तुम साइकिल को बेंड करो या कार को सर्कुलर पाथ पे ले जाओ, एक में आएगा रूट आर जी, दूसरे में आएगा रूट आर जी। जब साइक्लिस्ट है मतलब बेंड हो रहा है तो टैन थीटा, और जब कार है तो उसमें म्यू। बताओ समझ आया कि नहीं आया? आ गया? आ गया? बहुत बढ़िया। अब सुनो एक चीज दिखाता हूं।
अब देखो, अब मैं तुम्हें इसका एनिमेशन दिखाता हूं तो तुम्हें थोड़ा फील आए। जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्लेन में डायग्राम बना बना के, उसको थोड़ा 3 डायमेंशनल फील दिला के आपको समझा देता हूं। वो मैं यहां ही दिला सकता हूं, हाथ चला के तो दिखा नहीं सकता। गर्दा, वाह। अब सुनो, ये है तुम्हारी कार, और ये कार देखो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। अरे कहां गए, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें फोटो बड़ी करने की? देखो, अच्छा यहां पे देखना एक चीज लिखा हुआ है। अरे कहां गया यार, रुक जाना। यहां पे देखा है स्पीड लिखा हुआ है स्लो डाउन। ये स्लो डाउन क्यों लिखा हुआ है बताओ? स्लो डाउन क्यों लिखा हुआ है? स्पीड लिमिट 25 माइल पर आवर, स्लो डाउन। व्हाई इट इज स्लो डाउन? स्लो डाउन इसीलिए लिखा हुआ है कि अगर ज्यादा स्पीड आप रखोगे तो आप क्या कर जाओगे, स्किड कर जाओगे। क्योंकि आपकी स्पीड जितनी ज्यादा होगी, हमेशा याद रखना, मैं रामलाल की रिस्पेक्ट में एफबीडी बना के आपको बता रहा हूं, आपकी स्पीड जितनी ज्यादा होगी तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतनी ज्यादा होगी, और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जितनी ज्यादा होगी तो अब बाहर की तरफ स्किड करने की टेंडेंसी आपकी ज्यादा रहेगी, है ना। टर्निंग है इसलिए वहां पे एक सेफ स्पीड लिमिट लिखा हुआ है। अब क्या हो रहा कि यहां पे देखिए मैक्सिमम अलाउड स्पीड व्हाइल टेकिंग टर्न। अब ये कार से चले भैया हम यहां पे टर्निंग पे, देखिए ये रेडियस वेक्टर है और ये देखिए सर्कुलर पाथ पे कार चल रही है। अब क्या होगा, नॉर्मल की जो आप बात कर रहे थे, देखिए नॉर्मल आपका लगेगा ऊपर और mg लगेगा सीधा कार के नीचे, धरती को चीरते हुए नीचे जाएगा mg। नॉर्मल लगेगा आपका ऊपर, रामलाल अंदर बैठा है। फ्रिक्शन देखिए टायर के बीच में यहां पे जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको देखिए एक बार। यहां पे देखिए ये जो टायर्स के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, ये देखिए फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन फोर्स अंदर लग रहा है। कैसे फ्रिक्शन फोर्स अंदर लग रहा है देखो, क्या ये चारों टायर पे फ्रिक्शन फोर्स अंदर लगेगा? हां, चारों टायर पे फ्रिक्शन फोर्स अंदर लगेगा। एक मिनट, अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है क्या? अब अच्छे से दिखाई देगा क्या? देखो यहां पे देखो फ्रिक्शन फोर्स टायर के और रोड के बीच में पीछे लग रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है। यहां पे इस टायर पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है, इस टायर पे पीछे लग रहा है, इस टायर पे भी पीछे लग रहा है। ये कौन सा फ्रिक्शन फोर्स है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। ये कौन सा फ्रिक्शन फोर्स है? स्टैटिक। क्यों लगा है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बताओ? ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आखिर लगा ही क्यों है? इस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगने के पीछे रीजन क्या है? क्यों लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स? सर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इसलिए लग रहा क्योंकि बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर स्लाइडिंग की टेंडेंसी आ गई। इसमें किसकी टेंडेंसी आ गई? इसमें स्लाइडिंग की टेंडेंसी आ गई। स्लाइडिंग की टेंडेंसी को अपोज करने के लिए पीछे फ्रिक्शन लग रहा। यह तो हो गया रामलाल के रिस्पेक्ट में कार में बैठ के। दूसरा एक और एक्सप्लेनेशन बताता हूं, अगर तुम बाहर से बैठ के देख रहे हो तो तुम्हें ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चलता हुआ दिखाई दिया, तो सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए अंदर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पे कौन अप्लाई कर रहा होगा? वही फ्रिक्शन। देखिए अब देखिए नॉर्मल ऊपर आ गया एकदम, देख कार के ऊपर नॉर्मल। कहां गया वो रामलाल? बकलोल जो बोल रहा था, बकलोली कर रहा था, देख देख यहां पे, अब देख नॉर्मल कहां लगा, देख ध्यान से, ऊपर लग रहा। क्यों? सीधा रास्ता एकदम। तो नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, देखो वेलोसिटी बाहर, तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन बैलेंस करेगा? ये फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस करेगा। साफ साफ यहां पे रिलेशन भी लिख दिया साहब, n बराबर mg, क्योंकि n ऊपर mg नीचे, n ऊपर mg नीचे, n ऊपर mg नीचे, और अंदर की तरफ जो तुम्हारा mv² भी r लग रहा था उसको फ्रिक्शन बैलेंस कर लेगा। सर लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स लिखा है, ये क्यों लिखा? तो सर्कुलर डायनामिक्स को दो तरीके से भी आप देख सकते हैं ना, आपको यह बात पता है। चलिए साहब, चलिए अब यहां पे हम सवाल कर लेते हैं फटाफट सॉल्व। अ कार इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 0.1 किलोमीटर। 0.1 किलोमीटर का मतलब हो गया कि रेडियस होगा आपका 100 मीटर with constant speed. If coefficient of friction between tire and car is 0.4, then speed of the car may be, तो स्पीड ऑफ द कार मैक्सिमम स्पीड या उससे कम ही होनी चाहिए। तो आप लिखेंगे v मस्ट बी रूट अंडर rg इंटू म्यू। और यार मतलब मेरे से ज्यादा समझदार तो तुम हो, जहां पे रिलेशन नहीं भी होता वहां पे लगा देते हो। कई बच्चे कह रहे सर आप दोनों रिलेशन एक ही तो है, v इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा और v इज इक्वल टू
आर जी म्यू, क्योंकि tan थीटा बराबर म्यू हमने पढ़ा था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज, तो tan थीटा बराबर म्यू, तो दोनों रिलेशन एक ही है, जहां म्यू की जरूरत है वहां म्यू लगा देंगे, जहां tan थीटा की जरूरत है वहां पे tan थीटा लगा देंगे। हाँ न्यूमेरिकली ये सेम है, मान सकता हूं न्यूमेरिकली ये सेम है, लेकिन फिजिकली दोनों अलग चीज है, मतलब कतई एकदम युगांडा वाली बात कर देता हूं। रेडियस बोल 100, जी बोलो 10, ये बोलो 4/10, ये कटेगा रूट अंडर 400 मतलब 20, तो 20 या 20 से ज्यादा होना चाहिए। आपका जवाब होगा ऑल ऑफ दिस, डी इज योर करेक्ट आंसर। बाकी बच्चे जो सी दे रहे हैं एकदम ही महाबकलोल है, महाबकलोल हो तू, महाबकलोल। सब कुछ पढ़ाने लिखाने के बाद भी तुम्हारा आंसर गलत ही आएगा। डी इज योर करेक्ट आंसर, डी इज योर करेक्ट आंसर। देखो मैक्सिमम वेलोसिटी 20 है, अगर वेलोसिटी कम रखूंगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम लगेगा, वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग के उसको बैलेंस कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आंसर हो जाएगा आपका डी। सब कुछ आते हुए भी तुम्हें नंबर मिलेंगे -1, सोचो कितने गधे हो तुम। नेक्स्ट ये बेटा डेथ वेल, लेकिन डेथ वेल का ये भयंकर फॉर्म है, भयंकर फॉर्म नहीं, इवन ये इजी होता है। कैसे? पार्टिकल डिस्क्राइब अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस r ऑन द स्मूथ सरफेस ऑफ अ इन्वर्टेड कोन एज शोन। जब आप सिलेंड्रिकल डेथ वेल ले रहे थे तो वहां पे नीचे गिरने से आपको कौन बचा रहा था? तो नीचे गिरने से बचाने के लिए वहां पे फ्रिक्शन की जरूरत पड़ रही थी। कैसे? देखो जब ये डेथ वेल ऐसे घूम रहा था बेटा, ओमेगा से घूम रहा था मान लो, तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था m ओमेगा स्क्वायर r, अंदर की तरफ लग रहा था mg, ये लग रहा था आपका n, और ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग के आपको बैलेंस कर रहा था। ये आपका था डेथ वेल का केस, है ना, जब डेथ वेल एग्जैक्टली सिलेंड्रिकल था। लेकिन अगर मान लो फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता? सर फ्रिक्शन नहीं होता तो नीचे गिरना ही गिरना था। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि फ्रिक्शन तो थोड़ा बहुत होता ही है, लेकिन आइडियल केस हमने यहां पे एज्यूम किया कि हम कोनिकल डेथ वेल लेते हैं। सर कोनिकल डेथ वेल लेने से क्या आसानी रहेगी? कोनिकल डेथ वेल लेने से मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट है तुम्हारा एम मास का, और ये रेडियस तुम्हारा आर दिया हुआ है, ये हो गया तुम्हारा ओमेगा, एंगुलर स्पीड से ये घूम रहा है ऐसे, ये तुम्हारा रेडियस स्मॉल आर हो गया। अब यहीं पे रामलाल को बिठा दो कहीं। अब रामलाल यहां पे बैठ के जब इसका एफबीडी बनाएगा तो बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा m ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा के टर्म से पूछ रहे, ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर आर, नीचे लगेगा आपका mg। अब स्लाइडिंग की टेंडेंसी वर्टिकल डाउनवर्ड है कि इंक्लाइन प्लेन पे? सर स्लाइडिंग की टेंडेंसी इंक्लाइन प्लेन पे है, तो इंक्लाइन प्लेन पे mg का एक कंपोनेंट नीचे लेंगे और m ओमेगा स्क्वायर का कंपोनेंट ऊपर लेंगे। अब बेटा अच्छे से देखिए, अगर ये एंगल थीटा बन रहा तो mg का ये कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा, ये थीटा है हॉरिजॉन्टल से तो ये भी थीटा होगा, तो इसका ऊपर कंपोनेंट आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। हो गया काम खत्म। यहां से m से m कैंसिल होगा, cos को इधर ले जाओ, तो ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल ओमेगा स्क्वायर r बाई g बराबर tan थीटा, है ना, ओमेगा है बेटा। ये आपसे क्या पूछा है? स्पीड ऑफ द पार्टिकल पूछा है, तो v ही ले लो, है ना। एंगुलर स्पीड नहीं पूछा है, लीनियर स्पीड ही पूछा है, तो काहे अपन टेंशन ले रहे हैं? हम mb स्क्वायर बाई r ही लेते हैं। क्या लेते हैं? mb स्क्वायर बाई r। तो mb स्क्वायर बाई r का ऊपर कंपोनेंट लेंगे तो ये बनेगा mb स्क्वायर बाई r, स्मॉल r है, चलो स्मॉल r cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। सर ये तो फिर से वही आ गया, हाँ वही आना है, m से m कटेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा rg tan थीटा। सिंपल है, स्मॉल r है, स्मॉल आर जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा, ये आ जाएगा। अब हम हाइट पूछा है तो हाइट को यहां से लिख सकते हैं tan थीटा परपेंडिकुलर, ये आपका h हो गया और बेस हो गया देखिए स्मॉल r, तो tan थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया आपका h, बेस हो गया आपका r, तो r से r कैंसिल होगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर g इंटू एच। ये आ रहा है रूट अंडर जी एच आ रहा है। सी इज योर करेक्ट आंसर। सी इज योर करेक्ट आंसर। तुम्हें कुछ नहीं है करना है, सीधा सीधा यहां पे देखो, जो mg का कंपोनेंट है उसको इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग ले लो, तो mg का कंपोनेंट हमेशा इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग mg sin थीटा आता है, तो ये mg sin थीटा, ये mb स्क्वायर बाई r का कंपोनेंट ऊपर ले लो, ये हो जाएगा mb स्क्वायर बाई r cos थीटा। तो mb स्क्वायर बाई r cos थीटा को mg sin थीटा से क्या कर दो? बैलेंस कर दो, और tan थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख दो, कोई खास बात नहीं है।
मैक्सिमम स्पीड विथ विच व्हीकल कैन टेक सेफली सर्कुलर टर्न्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लैट रफ रोड। देखो बेटा क्या लिख रहा है, हॉरिजॉन्टल फ्लैट रफ रोड। ये सवाल सारे के सारे सवाल नीट के पूछे हुए, ईयर नहीं लिखा इन्होंने, कोई बात नहीं। बताओ क्या होगा। तो बेटा फ्लैट रोड है मतलब थीटा 0 है, थीटा वाला आंसर होगा नहीं। हाँ सर थीटा वाला तो मतलब ही नहीं बनता, म्यू और थीटा ये दोनों एक साथ ऐसे आ ही नहीं सकते। तो सर आंसर क्या होगा, आंसर होगा डी, रूट अंडर म्यू आर जी। फ्रिक्शन बचा रहा तो म्यू आर जी, एंगल बचा रहा तो आर जी tan थीटा। बताइए आंसर क्या होगा, डी इज योर करेक्ट आंसर। वेरी गुड, यस 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 यस। नेक्स्ट, car is moving in a horizontal level circular road with uniform speed v. If r is the radius of circular path, then minimum coefficient of friction to avoid overturning, है ना। ओवरटर्निंग मतलब ऊपर से फ्लैट ना कर जाए। तो क्या लिखेंगे सर, ये रिलेशन तो हमको पता है ना, यहाँ पे मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल लेवल, याद रखिएगा जब लेवल सर्कुलर रोड हो, लेवल सर्कुलर रोड मतलब फ्लैट रोड है, तो सिंपल सी बात है v इज इक्वल टू, आप याद रखिए म्यू आर जी। तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर जी, म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर जी, मतलब ए इज योर करेक्ट आंसर, ए इज योर करेक्ट आंसर। मतलब फॉर्मूला अगर तुम्हें समझ के फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, सारे सवाल लास्ट ईयर के पूछे हुए। यस, ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है कार ऑफ मास 1000 kg नेगोशिएटिंग अ बैंक्ड कर्व। अच्छा, अब है मोशन ऑफ कार ऑन अ बैंक्ड कर्व रोड। मोशन ऑफ कार, मोशन ऑफ कार ऑन बैंक्ड स्मूथ रोड। होता क्या है, जब आप कार चलाते चलाते कहीं दूर हाईवे पे निकल जाते हो, सर कार चलाते चलाते हम दूर हाईवे पे निकल जाते हैं तो ऑटोमेटिकली रफ्तार बहुत ज्यादा होता है। मैं भी जाता हूं हाईवे से, जब गांव जाते हैं घर पे, है ना, तो कार से जाते हैं साहब, अब कार चलाते चलाते जा रहे हैं तो स्पीड ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हाईवे पे ट्रैफिक बहुत कम रहता है। जब मेन हाईवे पे मॉर्निंग में जा रहे हो तो ट्रैफिक कम रहता है ना, शहर से दूर हाईवे हो तो। अब ट्रैफिक साहब कम है तो एक्सीलरेटर खींच के दबा दो। अब एक्सीलरेटर तुम दबा तो दोगे, होगा क्या, कहीं अचानक से टर्निंग आ गया। अब टर्निंग आ गया, अब इस टर्निंग पे समझिएगा ध्यान से, इस टर्निंग पे ऊपर की तरफ होगा नॉर्मल, नीचे की तरफ mg, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रिक्शन बचाएगा। लेकिन टर्निंग पे रफ्तार बहुत ज्यादा है क्योंकि हाईवे रोड पे है आप। अब हाईवे रोड पे रफ्तार बहुत ज्यादा है। सर घर कब जाओगे, दिवाली में आएंगे घर, है ना, मिलेंगे तुमसे। अब साहब रफ्तार बहुत ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, दबा दो। दिक्कत तो मुझे होगा ना, जब टर्निंग आएगा अचानक से रफ्तार इतनी ज्यादा होगी तो हम उधर पलटी खा जाएंगे। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन की एक लिमिट है, औकात है, फ्रिक्शन इतने ज्यादा नहीं बचा सेफ रख सकता। और दूसरी बात कभी ऐसा भी हो गया कि मान लो बारिश का मौसम है, एकदम पानी झमाझम बरस रहा, अगर पानी झमाझम बरस रहा, पूरा पानी पानी हो गया तो फ्रिक्शन की वैल्यू और कम हो जाएगी। और पानी अगर बहुत तेज बरस गया और फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गई तो सर फ्रिक्शन की वैल्यू अगर कम हो गई तो और कम स्पीड से चलना पड़ेगा, लेकिन स्पीड तो हाईवे पे बहुत ज्यादा होती है। तो क्या करें, तो हम क्या करते हैं, रास्ते को टेढ़ा कर देते हैं, क्योंकि कार को तो टेढ़ा कर नहीं सकते। जैसे हम साइकिल को बेंड करते हैं उसी तरीके से कार को बेंड तो कर नहीं सकते। तो सर क्या कर सकते हैं, हम साइकिल को ही टेढ़ा कर देते हैं। हाँ, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, मोतिहारी सब जगह आएंगे, एकदम सबसे मिलेंगे। मुजफ्फरपुर मेरे घर आना, तो क्या खिलाएगा, तुम्हारे घर आऊंगा तो सर हमें तो घर में खाने को कुछ मिलता नहीं, आपको क्या खिला पाएंगे हम, तो फिर चलेगी इधर। जिस तरीके से हम साइकिल को टेढ़ा कर लेते हैं, बेंड कर लेते हैं, उस तरीके से हम कार को तो बेंड नहीं कर सकते। हाँ, कार को तो बेंड नहीं कर सकते। तो एक तरीका है, रास्ते को ही बेंड कर दो। सर रास्ते को कैसे बेंड करें, देखो रास्ते को कैसे बेंड करें, देखो ये तुम्हारा कार है। अब हम क्या कर रहे हैं,
ये तो तुम्हारा लेवल रोड वाला केस है, स्मूथ रोड है, ऊपर नॉर्मल नीचे एमजी। अब हम फ्रिक्शन पे इतना भरोसा कर नहीं सकते। अगर टर्निंग पे रफ्तार ज्यादा है तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज्यादा होगा, जिससे हम बाहर की तरफ पलट जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, देखिएगा ध्यान से, ये तो तुम्हारा नॉर्मल केस है ना, ये तो तुम्हारा नॉर्मल केस है। अब क्या करते हैं कि रफ्तार बहुत बढ़ा दी, देखो रफ्तार बढ़ा रहा हूं मैं, अब रफ्तार बढ़ा रहा हूं मैं लगातार, देखो रफ्तार बहुत तेजी में बढ़ा दिया। अब v म्यू आरजी से ज्यादा हो गया, यहां पे देखिएगा लिख रहा है कितने बढ़िया से, यहां पे देखना v इज ग्रेटर देन म्यू आरजी, मतलब रफ्तार फ्रिक्शन की औकात से बाहर निकल गई है। v इज ग्रेटर देन म्यू आरजी मतलब फ्रिक्शन की रफ्तार से ज्यादा निकल गई है। तो हम क्या करेंगे, गेस करो यहां पे हम क्या करने वाले, गेस करो हम क्या करने वाले, गेस करो हम क्या करने वाले। हम क्या करेंगे कि इस कार को अंदर के पहिए के बदौलत, मतलब अंदर वाले व्हील के बदौलत ऐसे टेढ़ा तो नहीं कर सकते, हम इस रास्ते को थोड़ा ऊपर उठा देंगे, इस वाले एज को थोड़ा हम ऊपर उठा देंगे। देखिएगा ध्यान से, आउटर एज को थोड़ा सा हम टिल्टेड कर देंगे, ऊपर उठा देंगे। सर इससे होगा क्या, देखना क्या होगा, आउटर एज को थोड़ा सा हम ऊपर उठा देंगे। अच्छा पीछे कहां जा रहा भाई रामलाल को, अच्छा बारिश आ गई, देख बारिश आ गई, बारिश आने की वजह से म्यू की वैल्यू कम हो गई, सड़क टेढ़ा कर देंगे। बहुत बढ़िया, कैसे करेंगे सड़क, ले कर दिया, ले रुक कर दिया, ले। अब यहीं पे फील करना बेटा, क्योंकि 3D डायग्राम है, यहां पे सड़क को क्या मैं टेढ़ा कर चुका हूं, क्या मैं सड़क को टेढ़ा कर चुका हूं, सड़क हो गया टेढ़ा, एकदम ही टेढ़ा हो गया। देखो सर टेढ़ा होने से फायदा क्या होगा, सड़क अगर टेढ़ा हो जाए तो फायदा क्या होगा, सुनो क्या फायदा होगा। अब इसका सर्कुलर पाथ तो यही है ना, देखो सर्कल का सेंटर तो यही है, इस सेंटर से बाहर की तरफ ऐसे इस तरफ देखो, इस सेंटर से ये देखो सर्कुलर रास्ता, ऐसा देखो रास्ता जैसा था वैसा ही है, बस बाहर से थोड़ा ऊपर उठा दिया, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगेगा। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट इस कार को गिरा नहीं सकता, सॉरी ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पूरा का पूरा इस कार को स्किड करा नहीं सकता। क्यों, क्योंकि रास्ता टेढ़ा हो गया, इधर तो जा ही नहीं सकता कार गिर के, कार तो इधर जा सकता है। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, इधर का सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक कंपोनेंट ही ऊपर जाएगा जिस कार को स्किड करने की टेंडेंसी रखता है। मतलब पूरा का पूरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार को नहीं गिरा सकता, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक कंपोनेंट ही ऊपर जाएगा जो कार को गिरा सकता है। ध्यान से देखिए, ये रहा देखो। अब इसका एफबीडी देखो, एकदम जोरदार तरीके से एफबीडी देखो, नीचे क्या लगेगा सर, एमजी लगेगा, इधर जाएगा नॉर्मल, हां सर नॉर्मल जाएगा, नीचे एमजी लगेगा, अरे बहुत जोरदार। इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर एन साइन थीटा, ठीक है बेटा, इधर एन साइन थीटा, नीचे एमजी, नॉर्मल इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा बस। देखिएगा प्लीज, नीचे की तरफ जो mg लगेगा, देखो mg लगेगा, है ना, नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg लगेगा। समझ आ रहा, बहुत बढ़िया से समझ आ रहा। देखो ये तुम्हारा कार है, देखो ध्यान से, तो बाहर की तरफ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv²/r, उसको कौन बैलेंस कर लेगा, n sin थीटा। हालांकि मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं इससे भी आसान तरीके से आपको करा दूंगा। तो देखो मैं आपको कराता हूं, मोशन ऑफ कार ऑन अ बैंक्ड स्मूथ रोड, मतलब फ्रिक्शन अभी हमने नेग्लेक्ट कर लिया है, क्योंकि हमें सिर्फ बैंकिंग का इफेक्ट देखना है, इसलिए हमने फ्रिक्शन नेग्लेक्ट कर लिया। ये वाला वो इंक्लाइंड प्लेन है, ये तुम्हारा एक्चुअल में रोड है, ये ऐसे, ये देखो रोड है ना, ऐसे बना दिया ताकि तुम्हें फील आ जाए 3 डायमेंशनल डायग्राम का एक बार। ये तुम्हारा रोड है, ये रोड का इनर एज है, ये रोड का आउटर एज है। बाहर से रोड को मैंने ऊपर उठा दिया, आपको सिर्फ यही दिखेगा, ये रास्ता दिखेगा, ये रास्ता है, ये मान लो एंगल थीटा है, ये रोड का बेस है बी, आउटर एज को मैंने मान लो h हाइट से ऊपर उठा दिया, अंदर के रिस्पेक्ट में आउटर एज h हाइट से ऊपर उठा हुआ है। देखो यहां पे है तुम्हारी ये कार ऐसे चल रही थी सर्कुलर पाथ में। अब इसका अगर हम एफबीडी बनाए बेटा, ध्यान से देखिएगा, आराम से सोचिए कि mg कहां लगेगा, नीचे, नॉर्मल कहां लगेगा, इधर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर होगा। रोड कैसे टेढ़ा किया था, ये कौन है, राहुल गिरी। बेटा तुम राहुल गांधी हो, एकदम तुम राहुल गिरी नहीं हो, तुम राहुल गांधी हो। रोड कैसे टेढ़ा किया भाई साहब, रोड जब बनाते हैं ना तो टर्निंग पे जानबूझ के, हाईवे पे जहां पे टर्निंग आता है जानबूझ के बाहर मिट्टी भर के रोड को टेढ़ा करते हैं। तू पक्का राहुल गांधी है, अर्जुना बैच का राहुल गांधी है ये भाई साहब।
इतना कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने के लिए आई एम सॉरी, है ना। तेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, राहुल गांधी जी की जो मैंने बारे में बोल दिया वो गलत हो गया। इधर देख बकलोल, अरे रोड टेढ़ा कैसे कर दिया सर? अबे बाहर मिट्टी ज्यादा डाल दिया, रोड टेढ़ा हो गया। गजब कह रहा है, रोड टेढ़ा कैसे कर दिया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां लगेगा सर? देखो ये सर्कुलर पाथ ऐसा है, ये सर्कुलर पाथ है, तो सर्कुलर पाथ से बाहर की तरफ इधर लगेगा mv²/r। अब मैं उससे भी आसानी से एक ही लाइन में सवाल को सॉल्व कर देता हूं। वो जो सवाल को सॉल्व किया था ना, उससे भी आसानी से सवाल सॉल्व कर देता हूं। कैसे? अब सुनो, अगर ये रोड स्किड करेगा तो इस लाइन पे करेगा, तो mv²/r का एक कंपोनेंट इधर जाएगा। ये अगर एंगल थीटा तो ये थीटा होगा एंगल, तो mv² का कंपोनेंट जाएगा mv²/r cos थीटा। और जो mg नीचे लग रहा है उसका एक ही कंपोनेंट इधर आएगा, वो आएगा आपका mg sin थीटा। तो mg sin थीटा नीचे और mv²/r cos थीटा ऊपर। ठीक है, अब जब इसको बैलेंस करोगे, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, तभी तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगा। मतलब आप सीधा लिखो नेट फोर्स ऑन इंक्लाइन प्लेन मस्ट बी 0। नेट फोर्स ऑन इंक्लाइन, उसने 2 लाइन में किया था सॉल्व, मैं आपको एक ही लाइन में सवाल को सॉल्व करके दे रहा हूं। मैं नॉर्मल को यूज ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि नॉर्मल को क्या यूज करना, हवा में थोड़ी ना उड़ रहा है। सीधी सी बात है, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जितना फोर्स नीचे उतना फोर्स। नीचे कितना? mg sin थीटा, ऊपर कितना? mv²/r cos थीटा। तो सीधी सीधी बात है, m से m कैंसिल होगा, v हो जाएगा √rg tan थीटा। ये हो गया, ये हो गया मैक्सिमम वेलोसिटी। इससे ज्यादा से अगर आप लेके जाओगे तो गिर जाओगे। समझ आया कि नहीं आया? देख इधर v max हो जाएगा √rg tan थीटा। v max √rg tan थीटा। सर अभी फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं होगा क्या? अरे होगा, मैंने नहीं लिया है क्योंकि मैं थ्योरी पढ़ रहा हूं, मैं बैंकिंग का इफेक्ट देख रहा हूं, इसीलिए मैंने यहां पे क्या किया है, मैंने सिंपल सा केस लिया है ना। सिर्फ बैंकिंग का इफेक्ट हमें देखना है। फिर से एक बार डायग्राम देख लो, दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें यहां पे 3D का फील दिलाना है 2D के डायग्राम से। यही वाला डायग्राम मैंने बनाया है ना। देखो ये तुम्हारा इंक्लाइन प्लेन हो गया, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखो, ये हो गया थीटा। अरे इधर चल, अब ठीक है। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखो, यहां पे लिखा हुआ है थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना तुम, है ना, फील करो। नीचे mg, इधर नॉर्मल, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर होगा? तो देखो ये है तुम्हारा सर्कुलर टर्न। पहले भी रास्ता ऐसा था तो सेंटर यहां पे था, अब रास्ता टेढ़ा कर दिया तो सेंटर तो यहीं पे है। इसके अंदर इधर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन के ऊपर और एक mg का कंपोनेंट इधर। ये कैसे किया पता है? ये पता है क्या किया? n से सॉल्व किया। इसने किया n का कंपोनेंट इधर, इस n को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर रख दिया। देखो n sin थीटा को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r के बराबर रख दिया, है ना। देखो, और ऊपर n cos थीटा बराबर mg रखा। मैंने सीधा आपको सॉल्व करके आंसर दे दिया है, जो इसने 3 लाइन में देखो यहां पे किया। n sin थीटा mv²/r, है ना, और n cos थीटा बराबर mg। ये इसका भी आंसर वही आया है जैसा आंसर हमारा आया है। एकदम जोरदार तरीके से चमका कि नहीं चमका? यहां पे देखिए mv²/r कहां लाएगा? बाहर। ये रहा आपका जोरदार। देखो थोड़ा 3D फिगर है, इसीलिए हमें सोच समझ के यहां पे करना पड़ेगा। तो रोड को बैंग करके हमने आपके कार को स्किड करने से बचा लिया। भाई साहब समरी भी बताएंगे ये। सेफ स्पीड व्हाइल टर्निंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। देखो रोड अगर हॉरिजॉन्टल हो तो म्यू बचाएगा √rg। कितना आसान है साहब, कितना आसान है। इफ स्पीड विद टर्निंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड b मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू μrg। मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए, μrg उससे कम होगा। सेफ स्पीड ऑन अ टर्निंग, चल निकल तू। सेफ स्पीड ऑन अ बैंक रोड, तो बैंक रोड में कौन बचाएगा? बैंक रोड में कौन बचाएगा? बैंक रोड में आपका बैंकिंग ऑफ रोड बचाएगा, मतलब rg tan थीटा बचाएगा। चलिए अब सवाल देखते हैं। अ कार ऑफ मास 1000 kg नेगोशिएटिंग ऑन अ बैंक रोड ऑफ रेडियस 90 मीटर। बैंक रोड है, हॉरिजॉन्टल रोड नहीं है, क्या है? बैंक रोड, रेडियस 90 मीटर, एंगल 45, देन स्पीड ऑफ द कार। अरे दादा √rg म्यू होता, अगर लेवल रोड होता तो फ्रिक्शन बचाता। बैंकिंग है तो tan थीटा बचाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा √r की वैल्यू बोलो 90, g की वैल्यू बोलो 1000 और tan 45 क्या हो जाएगा 1। तो ये आ जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकेंड। कार मास की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्या लिख दिया मैंने? रेडियस 90
जी की वैल्यू 10 और tan थीटा 1 रूट अंडर 900 मतलब 30 मीटर पर सेकेंड। मास कहाँ पुट कर दिया मैंने, ये था एकदम चोमू टाइप सॉल्यूशन, है ना। मास की वैल्यू, मास है नहीं लेकिन रख दिया मास की वैल्यू। डी इज योर करेक्ट आंसर। यस, डी इज योर करेक्ट आंसर। यस, डी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए, कभी कभी मास्टर से भी गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। अ कार ऑफ मास है मूविंग ऑन अ लेवल सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर, ये तो कर दिया अपन ने, ये सवाल हमने सॉल्व कर दिया था। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, बस टर्न्स अ स्लिपरी रोड हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, मिनिमम रेडियस ऑफ आर्क इन विच बस टेक टर्न्स, है ना, कितने रेडियस में वो आसानी से टर्न ले सकता है। तो याद रखिएगा हमेशा v इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी इज इक्वल टू होता है tan थीटा, नहीं इज इक्वल टू होता है म्यू, क्योंकि यहां पे बैंकिंग नहीं है, यहां पे क्या है, यहां पे आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो ये होगा v की वैल्यू दिया 10 तो रख दो 10 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 बटा r की वैल्यू हो जाएगी आपकी, रेडियस कुछ है क्या, रेडियस ही पूछा है, अच्छा g की वैल्यू 10 और म्यू की वैल्यू हो जाएगा 5/10, तो 10 से 10 कैंसिल, रेडियस ऊपर चला जाएगा, 100/5 इज इक्वल टू 20 मीटर। रिलेशन तो वही है, उल्टा पुल्टा करके सवाल पूछेगा और क्या करेगा। डी, यस, डी इज योर करेक्ट आंसर, 20 मीटर इज योर करेक्ट आंसर। ट्यूब ऑफ लेंथ एल, ये बढ़िया सवाल है, ये सवाल देखो, ट्यूब ऑफ लेंथ एल फिल्डेड कंप्लीटली विथ अ इनकंप्रेसिबल लिक्विड, एक ट्यूब बना है बेटा, एल लेंथ का ट्यूब है, टोटल लेंथ है इस ट्यूब का एल, और इसमें फ्लूइड फिल कर दिया, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। ट्यूब ऑफ लेंथ एल इज फिल्डेड कंप्लीटली विथ अ इनकंप्रेसिबल लिक्विड, इनकंप्रेसिबल लिक्विड ऑफ मास m क्लोज एट बोथ एंड्स, इनकंप्रेसिबल लिक्विड ऑफ मास m and close at both the ends. The tube is then rotated in a horizontal plane. Tube is rotated in a horizontal plane. इस horizontal plane में ट्यूब को रोटेट कर दिया about one of its end with a uniform angular velocity omega. Uniform angular velocity omega से रोटेट कर दिया, then force exerted by the liquid at the other end. इस लिक्विड की वजह से अदर एंड पे फोर्स कितना लगेगा, यहां पे इस अदर एंड पे फोर्स कितना लगेगा ये पूछा है, इस लिक्विड की वजह से फोर्स कितना लगेगा पूछा है। तो ध्यान से सुनना, ऐसा है कि मास यहां भी है, यहां भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पूरे मास पे जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा सब मिलके इस पे बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो ऐसे घूमने की वजह से पूरे मास पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लग रहा होगा, क्योंकि हर मास का रेडियस अलग अलग है। यहां पे ट्यूब में लिक्विड फील्ड है, लिक्विड अलग अलग रेडियस में घूम रहा है ना, तो यहां पे किसी x डिस्टेंस पे जाओ और dx मोटाई का लिक्विड का स्ट्रीम मान लो, इसका कुछ मास हो जाएगा dm, इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर तुम लिखते हो तो कितना होगा, तो छोटे से मास में छोटा सा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा dfc इज इक्वल टू m मतलब dm ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस हो जाएगा x। हमने क्या किया कि छोटे से मास dm पे छोटा सा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखा। सर यहां पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने लिखा है उसके लिए रेडियस क्या लिया, x लेंथ पे लिया। तो डायरेक्ट क्यों नहीं लिख रहे हो, डायरेक्ट इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हर जगह अलग रेडियस में, हर मास अलग अलग रेडियस में घूम रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा dfc इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x इंटू dm। अगर l लेंथ का मास m है तो एक यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा m/l, तो dx लेंथ का मास हो जाएगा m/l इंटू dx, तो dx लेंथ का मास हो जाएगा m/l इंटू dx, तो इस dm को लिखेंगे m/l इंटू dx, तो ये होगा ओमेगा स्क्वायर x इंटू m/l इंटू dx। अब इसका दोनों तरफ क्या कर दो इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा टोटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कांस्टेंट है बेटा ओमेगा स्क्वायर m/l, देखो ओमेगा स्क्वायर m/l कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, x इंटू डी का इंटीग्रेशन कर दो, x की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू l, तो 0 से l तक इंटीग्रेशन कर दो, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, लिमिट रखोगे l, तो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर बाई 2। देखो x का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में होगा x स्क्वायर बाई 2, x की वैल्यू रख दोगे l, तो l स्क्वायर बाई 2 और एक l पहले से था 2l, l से l स्क्वायर कटेगा l बचेगा, आंसर आएगा m ओमेगा स्क्वायर l बाई 2। नीट 2014 में पूछा था, यहां पे आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अच्छा साक्षी कह रही कि मुश्किल है सर, तो कोई बात नहीं, एम स्टार बता देता हूं
सर इसका भी कुछ एमआर स्टार है, आसानी से लग जाएगा क्या? हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा। सोचने के बाद मिलेगी तुम्हें चरम सुख की अनुभूति, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, क्योंकि ये चीज मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं, पढ़ा रहा हूं, और आगे आने वाली 4 बार ऐसा ही सेम रिजल्ट आएगा। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, इसमें रिपीट करने जैसा कोई भी चीज नहीं। तुम पीछे जाओ, अपने आप तुम्हें सारी चीजें सीक्वेंस में रिपीट होते हुए दिख जाएगी। पीछे करके सुन लेना बाद में। रिपीट जैसा कोई चीज नहीं। एक बच्चा कर रहा है पर सर रिपीट, सर रिपीट। रिपीट क्या होता है बे रामलाल? लिक्विड के हर छोटे छोटे सा हिस्सा जो है अलग अलग रेडियस में घूम रहा है, तो हर छोटे छोटे से हिस्से पे फोर्स अलग अलग लग रहा है। सुनो ध्यान से, लिक्विड यहां से यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हर लिक्विड के छोटे छोटे पार्टिकल अलग अलग रेडियस में घूम रहे हैं, तो सब पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलग अलग रेडियस में लग रहेगा। तो डायरेक्ट यहां पे छोटे से dx मोटाई पे छोटा सा मास होगा dm, जिसपे छोटा सा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, मास dm m ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस x, ये हो गया। तो ये आएगा आपका dfc इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x इंटू dm। इंटीग्रेशन कर दो। सर ये कैसे लिखा dm को? देखो मैं फिर से यूनिटरी मेथड आपको समझा देता हूं। मास ऑफ L लेंथ इज m, मतलब L लेंथ का मास m है, तो एक यूनिट लेंथ का मास लिख रहा हूं m बाई एल होगा, तो dx लेंथ का मास होगा m बाई एल इंटू डी एक्स। ये हो गया तुम्हारा dm की वैल्यू। तो यहां पे मैंने dm रख दिया m बाई एल इंटू डी एक्स। एम बाई एल इंटू डी एक्स रखा, ओमेगा स्क्वायर m बाई एल, ओमेगा स्क्वायर m बाई एल कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब देखो, अब मैं तुम्हें बताता हूं एक जोरदार चीज, और ये फिजिक्स में 10 चैप्टर में लगता है। सर क्या? सुनो, जब भी कोई चीज लीनियरली वेरिएबल हो, कोई भी चीज लीनियरली वेरिएबल हो, उस केस में उसका एवरेज वैल्यू, एवरेज फोर्स ही पूछा था, फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट द अदर एंड, मतलब यहां से यहां तक लिक्विड में जितना फोर्स लगेगा वो तो एवरेज फोर्स हो गया। अलग अलग लिक्विड में अलग अलग फोर्स है, और जितना लिक्विड में फोर्स लगेगा वो लिक्विड बाहर नहीं निकल रहा, मतलब ये वाला अदर एंड का जो ये क्या कहते हैं एंड्स का जो सपोर्ट है, यहां पे जो ढक्कन लगा है उस पर उतना फोर्स लग रहा होगा। तो किसी भी चीज का एवरेज हमेशा हो जाता है इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। if is directly proportional to distance, मतलब ये लीनियरली वेरी कर रहा है, लीनियर वेरिएशन है, तो उसका हमेशा वैल्यू होता है इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। अब यहां पे इनिशियल बोलो क्या होगा, तो रेडियस 0, तो यहां वाले लिक्विड में फोर्स 0, और यहां वाले लिक्विड में फोर्स क्या होगा? देखो एवरेज फोर्स में लिखता हूं 0 प्लस m ओमेगा स्क्वायर एल। यहां पे जो मास होगा, मान लो जो भी मास होगा, उसका मास m ओमेगा स्क्वायर एल बटा 2, तो आंसर आ गया m ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2। यही तो आंसर आया, m ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2। अब इसका एग्जांपल मैं थोड़ा सा पीछे चल के दिखाता हूं, आपको याद है? सर क्या बताओ? देखो, वेलोसिटी का एवरेज वैल्यू होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। ऐसा क्यों आता है इंटीग्रेशन करने के बाद? हमेशा होता है क्या? नहीं। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 तभी होता है जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होता है? जब वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब यहां पे वेलोसिटी टाइम के लीनियरली प्रोपोर्शनल है, मतलब v इज प्रोपोर्शनल टू t। लीनियर प्रोपोर्शनल का मतलब होता है सिंपल लीनियर, v इज प्रोपोर्शनल टू t, v इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर हो गया ना, तो इसको कहते हैं नॉन लीनियर वेरिएशन। इसको कहते हैं नॉन लीनियर वेरिएशन। v प्रोपोर्शनल टू रूट t भी हो जाएगा ना, तो इसको भी कहते हैं नॉन लीनियर वेरिएशन। इसको कहते हैं लीनियर वेरिएबल। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन फंक्शन इसका बनेगा ग्राफ का। वेलोसिटी टाइम की लीनियर वेरिएबल है, तो एवरेज वेलोसिटी जो आएगा, एवरेज वेलोसिटी आएगा वो आएगा इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। यहां पे टाइम एवरेज देख रहे हैं बेटा, यहां पे टाइम एवरेज देख रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2, क्योंकि टाइम के लीनियरली प्रोपोर्शनल है। यहां देखो, यहां पे फोर्स डिस्टेंस के लीनियरली प्रोपोर्शनल है, तो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में यहां पे फोर्स 0, यहां पे m ओमेगा स्क्वायर एल, दोनों का सम बटा 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप इंटीग्रेशन सॉल्व करिए, इंटीग्रेशन से सॉल्व करना मैंने सिखा दिया। कार ऑफ मास है मूविंग ऑन अ लेवल सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r इफ म्यू रिप्रेजेंट द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। एक ही सवाल कितने बार टाइप कर दिया बे? एक ही सवाल 2 बार टाइप कर दिया इसने। चलो आगे देखते, कोई बात नहीं। ये देखो, कोनिकल पेंडुलम ऑफ लेंथ L, कोनिकल पेंडुलम द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज L एंड थीटा इज द एंगल ऑफ स्ट्रिंग विथ वर्टिकल, देन टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन इज। कोनिकल पेंडुलम किसको कहते हैं?
कोनिकल पेंडुलम क्या होता है बेटा? एक तो होता है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम ये होता है, ये देखो, ये सिंपल पेंडुलम, देखो ये सिंपल पेंडुलम, ये क्या है? सिंपल पेंडुलम। सर कोनिकल क्या होता है? ये होता है कोनिकल, ये होता है कोनिकल। अच्छा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमता है। कोनिकल पेंडुलम कहां घूमता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमता है, कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम, इसका सिर्फ टाइम पीरियड आपको समझना है। कैसे? देखो, ये आपका एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, यहां पे एक m मास का ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, स्ट्रिंग का लेंथ l और वर्टिकल से एंगल बना रहा है थीटा, बस इसी को कहते हैं कोनिकल पेंडुलम। इसका जो लीनियर स्पीड है हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो कुछ हो जाएगा v। ये भी तो सर्कुलर मोशन हो गया। हाँ, सर्कुलर मोशन हो गया। ये देखो, एक होता है सिंपल पेंडुलम, ये कोनिकल पेंडुलम है, एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये होता है। वर्टिकल प्लेन में जो चलता है उसको कहते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में चलता है। कोनिकल पेंडुलम कहां चलता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमता है। तो ये देखिए, कोनिकल पेंडुलम कहां घूम रहा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है। तो सर अगर हम इसका एफबीडी बनाएं, तो इसमें कितने फोर्स लगेंगे बताइए? रामलाल के रिस्पेक्ट में बना रहे हैं, रामलाल के रिस्पेक्ट में एफबीडी ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। नंबर ऑफ फोर्सेस बताइए बेटा, अच्छे से सोच के बताइएगा, जल्दीबाजी नहीं है, अच्छे से सोच के बताइए। नंबर ऑफ फोर्सेस रामलाल के रिस्पेक्ट में, नीचे तो mg लगेगा और स्ट्रिंग में टेंशन होगा t। स्ट्रिंग अगर यहां वर्टिकल से थीटा बना रहा तो यहां भी वर्टिकल से अल्टरनेट एंगल थीटा ही बनाएगा। यहां से ये t टेंशन वर्टिकल बनाएगा नीचे नीचे। कितने फोर्स लगाएंगे? 3। गजब यार, जोरदार, मजा आ गया, मतलब सच बता रहा हूं, मोक्ष मिल गया, एकदम सही जवाब है। ये जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन का जो सेंटर होगा उसका मान लो रेडियस है कुछ r, इस सर्कुलर पाथ के रेडियस पे से घूम रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा mv²/r। अच्छा, अगर ओमेगा के टर्म्स में लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, m⍵²r, ऐसे भी लिख सकते हैं ना बेटा ओमेगा के टर्म्स में। हाँ, तो इस t का दो कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकली अपवर्ड t cos थीटा और एक होगा इनवर्ड t sin थीटा। रामलाल इसको कहां देखेगा? रेस्ट में देखेगा। रामलाल अगर इसको रेस्ट में देखता है तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अंदर की तरफ t sin थीटा बराबर m⍵²r, मतलब t sin थीटा बराबर m⍵²r और ऊपर t cos थीटा। तुम देखोगे तो कल से लेके आज तक हमने 20 सवाल किए होंगे, लेकिन हर सवाल में यही तो कर रहे हैं, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, अंदर का फोर्स बराबर बाहर का फोर्स, t से t कटेगा, साइन बटा कॉस आ जाएगा tan थीटा, या इसको साइन बटा कॉस ही रहने दो अभी, साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू मास से मास कैंसिल होगा, है ना। ओमेगा को लिख सकते हो आप 2π/t का होल स्क्वायर। अब सुनो, ये रेडियस हमें दिया हुआ नहीं होता है सर, क्यों? क्योंकि हमें ना स्ट्रिंग का लेंथ दे देते हैं। तो इस स्ट्रिंग का लेंथ अगर l है तो इसका दो कंपोनेंट आप ले सकते हैं। देखिए, अगर ये एंगल यहां पे थीटा है तो इस l का ये कंपोनेंट होगा, क्या हुआ? अरे कहां चला गया? हाँ, इस L का एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा L cos थीटा और इस L का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा L sin थीटा। देखिए, अरे भाई अगर ये L है और ये एंगल बन रहा है थीटा, तो इस L का यहां पे L है, एंगल बन रहा है थीटा, तो ये होगा L cos थीटा और ये होगा L sin थीटा। तो L sin थीटा बराबर हो जाएगा रेडियस। तो R को आप सीधा लिख सकते हैं L sin थीटा। R को आप क्या लिख सकते हैं? इस रेडियस को क्या लिख सकते हैं? L sin थीटा बटा g। तो ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो L और G दोनों को इधर ले आए आप, तो नीचे L ऊपर G, तो ये हो जाएगा 2π/t का होल स्क्वायर बराबर G बटा L cos थीटा। तो T इज इक्वल टू हो जाएगा T को ऊपर और इसको भी इन्वर्स कर दो, तो हो जाएगा √L cos थीटा बटा G इंटू 2π। T इज इक्वल टू 2π √L cos थीटा बाई G। 2π को ओमेगा को 2π/t कह सकते हैं, ठीक है साहब। तो इस सवाल का ये सॉल्यूशन ही हो गया। कौन से सवाल का सॉल्यूशन हो गया? इस सवाल का सॉल्यूशन। देखिए सवाल देखिए, अ कोनिकल पेंडुलम ऑफ लेंथ L, ये रहा आपका कोनिकल पेंडुलम जो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे चलेगा। इसका लेंथ L है, हिंज पॉइंट से वर्टिकल सी एंगल बना रहे थीटा,
हिंज पॉइंट से वर्टिकल से एंगल बना रहा थीटा, ये आपका हो जाएगा कुछ रेडियस r। देखिए ध्यान से, इन कोनिकल पेंडुलम द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज l एंड थीटा इज द एंगल ऑफ स्ट्रिंग विथ वर्टिकल, थीटा इज एंगल ऑफ स्ट्रिंग विथ वर्टिकल, देन टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन इज, टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन इज, तो आपका आंसर हो जाएगा बहुत आसानी से 2 पाई रूट अंडर एल कॉस थीटा बाई जी, 2 पाई रूट अंडर एल कॉस थीटा बाई जी। समझ में आ गया? अच्छा नेक्स्ट देखो, इफ स्ट्रिंग ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम मेक्स एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, विथ हॉरिजॉन्टल, ये अलग सवाल हो गया, ये बिल्कुल अलग सवाल हो गया। कैसे? कोनिकल पेंडुलम में एक चीज हमेशा दिया होगा, स्ट्रिंग का लेंथ l और बॉब का मास m, और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में चलेगा। कोनिकल पेंडुलम हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में चलेगा। पहले सवाल में वर्टिकल से एंगल दिया हुआ था थीटा, अब कह रहा है हॉरिजॉन्टल से एंगल दिया हुआ थीटा, तो टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल होगा बताइए? टाइम पीरियड बताने के लिए आप कुछ मत करिए, आप सीधा जाइए और इसका एफबीडी बनाइए। नीचे लगेगा बेटा फोर्स mb और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में वेलोसिटी v, तो सेंटर से बाहर की तरफ इसमें लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर r। सर mb स्क्वायर भी r से करो, चलो उससे कर देता हूं, mb स्क्वायर बाई r से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस स्ट्रिंग में जो टी टेंशन लगेगा, ये हॉरिजॉन्टल एंगल है तो इधर थीटा बनेगा, इसका एक कंपोनेंट होगा अंदर की तरफ टी कॉस थीटा, ऊपर की तरफ टी साइन थीटा, तो आप लिख सकते हैं टी साइन थीटा बटा एम जी। नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस बराबर 0, कुछ नहीं करना है बेटा, वही चीज बार बार लिखना है। एम जी ये हो जाएगा आपका अंदर की तरफ टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बटा टी से टी कटेगा, डिवाइड करोगे एम से एम कटेगा, तो ये आ जाएगा तेरा tan थीटा इज इक्वल टू वी आर जी बटा वी स्क्वायर। ठीक है सर, आर जी बटा वी स्क्वायर। टाइम कितना लगेगा इसको घूमने में, टाइम कितना लगेगा? तो टाइम लगेगा, सरकमफ्रेंस हो गया इसका 2 पाई आर बटा स्पीड v, तो ये हो गया तुम्हारा 2 पाई आर स्पीड v, तो ये v को यहां ले जाओ, वी स्क्वायर को यहां ले जाओ, इसकी वैल्यू लिखो, तो ये हो जाएगा तो कुछ तुम्हारा रूट आर जी और ऊपर में चला जाएगा रूट आर जी इंटू रूट tan थीटा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा फिर, 2 पाई तो देखो बाहर रहेगा। अच्छा यहां से एंगल थीटा बना, तो इस एल का ये कंपोनेंट होगा एल साइन थीटा, सॉरी एल कॉस थीटा बराबर रेडियस। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा एल है, एल का हॉरिजॉन्टल से एंगल है थीटा, तो इसका एल कॉस थीटा बराबर आर होगा, तो आर को तुम एल कॉस थीटा रख सकते हो, तो यहां भी एल कॉस थीटा रख सकते हो। इस आर को क्या रख सकते हो? एल कॉस थीटा, इस आर को हो जाएगा एल कॉस थीटा इंटू जी बटा वी स्क्वायर। यहां पे आर को रखो एल कॉस थीटा बटा वी को रखो रूट अंडर एल कॉस थीटा जी बटा tan थीटा बटा tan थीटा। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा साइन थीटा के प्रोपोर्शनल। साइन थीटा के प्रोपोर्शनल आएगा क्या? कुछ बच्चे कह रहे सी, सी नहीं आएगा ना, कॉस का भी तो कंपोनेंट आएगा, यहां पे कॉस का भी तो कंपोनेंट आएगा, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल आएगा। सर साइन थीटा कहां से लाएंगे? देखिए बेटा, सबसे पहली बात यहां पे कॉस है और ये tan है, tan को लिखोगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है ना, tan को क्या लिखोगे? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो डिवाइडेड बाई कॉस थीटा यहां जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाहर निकलेगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये साइन ऊपर चला जाएगा। ये तुम्हें अगर कैलकुलेशन में लेंदी लग रहा है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए जब भी टाइम पीरियड निकालना हो ना सर्कुलर पाथ में, तो यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r लगा लिया करो, ये आसान हो जाएगा। तो अंदर बाहर की तरफ m ओमेगा स्क्वायर r और अंदर की तरफ तेरा t cos थीटा, ऊपर की तरफ तेरा t sin थीटा और नीचे की तरफ mg, इससे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। t से t कैंसिल होगा, m से m कैंसिल होगा, बेटा ये आ गया ओमेगा की जगह पे रख दो सीधा 2 पाई बाई टी, ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, इनका होल स्क्वायर। r के जगह पे लिख सकते हो तुम, देखो r के जगह पे क्या लिख सकते हो? l cos थीटा बटा g इज इक्वल टू कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो साहब कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये g ऊपर चला जाएगा, तो लिखोगे g बटा l साइन थीटा का रूट बराबर 2 पाई बाई टी, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई रूट अंडर l साइन थीटा बटा जी। जब भी सर्कुलर डायनेमिक्स में तो टाइम पीरियड निकालना हो ना, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा लिखा करो m ओमेगा स्क्वायर r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा लिखा करो m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है ना। तो पिछला वाला जो सॉल्यूशन था वो लेंदी था, लेकिन आंसर उससे भी यही आएगा, है ना। पिछला वाला सॉल्यूशन लेंदी था लेकिन आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट वन इज मोशन ऑफ कार, मोशन ऑफ कार ऑन रफ बैंक्ड रोड। सर आपने रफ लिखा मतलब फ्रिक्शन होगा, हाँ, और बैंक लिखा मतलब बैंकिंग भी होगा, हाँ।
बैंकिंग भी है और फ्रिक्शन भी है, तो कैसा केस बनेगा? देखो बेटा, ये है तुम्हारा वो इंक्लाइंड रोड, ऐसा देखो, ऐसा रोड, यहां पे है तुम्हारा ये कार, और कार इस तरह सर्कुलर पाथ में चल रहा है। तो नीचे की तरफ mg हमेशा की तरह लगेगा, इधर तुम्हारा हमेशा की तरह नॉर्मल लगेगा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगेगा। अब सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थीटा एंगल पे जो बाहर लग रहा, उसका अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन कंपोनेंट क्या होगा? अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफसी बाहर लग रहा है mb²/r, तो इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा mb²/r cos थीटा। नीचे की तरफ जो mg लग रहा, उसका एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा mg sin थीटा, और ऊपर लग रहा है ये नॉर्मल। ठीक है, तो सर रफ है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? अगर रफ है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? बताइए, फ्रिक्शन कहां लगेगा, ऊपर या नीचे? ऊपर या नीचे? आराम से सोच के बताइए, फ्रिक्शन कहां लगेगा, है ना? फ्रिक्शन कहां लगेगा? फ्रिक्शन कहां लगेगा? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। नाम डालो तुम। सर कैसे? डिपेंड करता है किस बात पे? स्लाइडिंग की टेंडेंसी कहां है? लिखे जा रहा है नीचे ऊपर नीचे ऊपर, क्या कर रहा है नीचे ऊपर नीचे ऊपर? गधे हो एकदम। फ्रिक्शन कब लगता है? जब रिलेटिव मोशन या रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी हो। तो जरूरी नहीं फ्रिक्शन लगे, फ्रिक्शन जीरो भी हो सकता है, रफ है तो भी फ्रिक्शन जीरो हो सकता है। कैसे? मान लो नीचे की तरफ mg sin थीटा, ऊपर mb² cos थीटा के बराबर है, तो बता फ्रिक्शन। ले यहां पे केस बना देता हूं, फ्रिक्शन विल बी जीरो इफ mb²/r cos थीटा, ऊपर की तरफ स्किड करने की टेंडेंसी, स्लाइड करने की टेंडेंसी और नीचे की तरफ खींचने की टेंडेंसी दोनों बराबर हो जाए, तो फ्रिक्शन जीरो होगा। फ्रिक्शन डाउनवर्ड इफ mb²/r cos थीटा इज ग्रेटर देन mg sin थीटा। अगर आपका mb²/r ज्यादा है, mb²/r ज्यादा है, ये वाला कंपोनेंट ज्यादा है, और नीचे की तरफ mg sin थीटा कम पड़ गया, तो ऊपर स्लाइड होगा, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? नीचे। फ्रिक्शन डाउनवर्ड। एंड फ्रिक्शन अप टू द इंक्लाइन, फ्रिक्शन अपवर्ड लगेगा इफ mb²/r cos थीटा, ऊपर स्किड कराने की टेंडेंसी कम है और mg sin थीटा डोमिनेटिंग है, मतलब mg sin थीटा चाहता है उसको नीचे खींच ले। mg sin थीटा क्या चाहता है? नीचे खींच ले। तो अगर हम देखें कि ये ज्यादा कब होगा? जब हम वेलोसिटी ज्यादा रखेंगे, मतलब मैक्सिमम सेव वेलोसिटी की बात करेंगे, और ये कब लेंगे? जब मिनिमम सेव वेलोसिटी की बात करेंगे। तो फॉर मैक्सिमम सेव वेलोसिटी अगर हम बात करते हैं, फॉर मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी मतलब मैक्सिमम पॉसिबल कितना वेलोसिटी में रखूं, तो मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी के केस में बेटा ढंग से देखिएगा, नीचे mg, इधर तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इधर तुम्हारा नॉर्मल। अब यहां पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन नीचे लगेगा, mg sin थीटा के साथ लगेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ तुम्हारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये fc, मतलब mb²/r, इसकी वैल्यू इतना ज्यादा है कि ऊपर खींचना चाह रहा mb² cos थीटा की वजह से, mb²/r cos थीटा से ऊपर खींचना चाहेगा, तो फ्रिक्शन इसको नीचे लग के अपोज करेगा और mg sin थीटा भी नीचे लगेगा। mg sin थीटा भी किधर लगेगा? नॉर्मल इधर, mg इधर, और इधर mg का कंपोनेंट आ जाएगा ये एंगल थीटा, तो mg cos थीटा। हाँ या ना में जवाब दीजिए फटाफट। समझ में आया? अब सुनो सर, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन अगर नेट फोर्स हम जीरो करें, अलोंग इंक्लाइंड अगर हम नेट फोर्स क्या कर दे? जीरो कर दे, तो ऊपर की तरफ जितना फोर्स, नीचे की तरफ उतना ही फोर्स होगा। नीचे की तरफ फ्रिक्शन प्लस नीचे की तरफ आपका mg sin थीटा बराबर ऊपर की तरफ हो जाएगा mb²/r cos थीटा। हाँ सर, ये ठीक है। अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन ये रहा नेट फोर्स आपका जीरो। ठीक है, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी साहब? तो फ्रिक्शन की वैल्यू
मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो म्यू एन के बराबर होता है। लेकिन सर नॉर्मल क्या सिर्फ एमजी कॉस थीटा के बराबर होगा? नहीं, ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पीछे लग रहा था, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एक कंपोनेंट आया है, तो परपेंडिकुलर इंक्लाइन प्लेन एक कंपोनेंट है। देखो ये इसका इस थीटा की तरफ ऊपर कंपोनेंट हो गया एम बी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, तो इधर होगा आपका एम बी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। तो जितना ऊपर फोर्स लग रहा है उतना ही नॉर्मल इधर लगेगा। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आप लिखेंगे म्यू इंटू नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। ना तो नीट में पूछा जाएगा ना ही आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा, लेकिन आपके किताबों में होगा। और नीट में इस पे एक सवाल पूछा था जिसको मैं लॉजिकली यूनिट एंड डायमेंशन में ये करा चुका हूं जो बोला था ये 1.5 पेज का कैलकुलेशन है, यूनिट एंड डायमेंशन में ये सवाल करा चुका हूं जो नीट में पूछा था। सर अब क्या करें? देखो बेटा ये मैक्सिमम तभी होगा जब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ये पूरी यहां पे चिपकेगी। तो रख दीजिए म्यू एम जी कॉस थीटा, फिर म्यू से अंदर ले जाइए तो ये होगा म्यू एम बी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी मैक्स का होल स्क्वायर बटा आर कॉस थीटा। कौन सा टर्म यहां पे आपको कटता हुआ दिख रहा है? बहुत आसानी से एम से एम कटेगा। और कुछ? सर अगर आप चाहते हो तो आर को काट लो। कैसे काटू आर को बताओ? 1 मिनट एम जी कॉस थीटा म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक है। आर को कैसे काटू बताओ? आर तो नहीं कट रहा सर, तो आर को रहने दो। हाँ आर को ऐसे काट सकते हो, एक काम करो इस आर से इस आर को कैंसिल कर दो, यहां पे आर लिख दो। हाँ ये भी चलेगा, बढ़िया है। तो यह आएगा तुम्हारा म्यू आर जी कॉस थीटा, देखो म्यू आर जी कॉस थीटा प्लस म्यू वी स्क्वायर साइन थीटा, और इधर है तुम्हारा वी एम का होल स्क्वायर कॉस थीटा, है ना, वही वी एम का होल स्क्वायर। तो इसको इस तरफ ले जाओ, ये एक काम करो दोनों तरफ ना कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, कॉस थीटा और कॉस थीटा से डिवाइड कर दो जानबूझ के। तो कॉस से कॉस कैंसिल होगा, इस कॉस से कॉस कैंसिल होगा, यहां पे आ जाएगा tan थीटा। तो ये आ गया तुम्हारा म्यू आर जी प्लस म्यू वी स्क्वायर tan थीटा इज इक्वल टू वी मैक्स का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? वी मैक्स का होल स्क्वायर। एक मिनट मैंने एक टर्म मिस कर दिया। हाँ एम जी साइन थीटा कहां गया? सॉरी यहां पे एक टर्म आएगा एम जी साइन थीटा। आई एम सॉरी, यहां पे टर्म मैंने कैंसिल, एक गड़बड़ कर दिया। टाइम भी हो गया ना दादा, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया मैंने। चलो कोई बात नहीं, फिर से कर देते हैं। कैलकुलेशन में मिस्टेक किया मैंने, आई एम सॉरी। यहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू जब हम रखेंगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी, देखिए म्यू एम जी कॉस थीटा, सबसे पहले म्यू को अंदर ले गया, म्यू एम जी कॉस थीटा आ गया, पूरा फ्रिक्शन को रख रहा हूं, प्लस ये आ गया तुम्हारा म्यू एम बी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, साइन थीटा भी तो है, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू होगा एम बी मैक्स का होल स्क्वायर बटा आर कॉस थीटा। ठीक है, चलो अब क्या कैंसिल होगा सर? अब भी वही कैंसिल होगा, एम 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 एम। जी कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहां पे जी नहीं है, यहां पे जी नहीं है। अब एक काम करना, सुनना, वी स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ ले जाओ, तो इसको उस तरफ ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, इसको उस तरफ ले जाओ, और साइन थीटा और साइन थीटा वाले टर्म एम जी साइन थीटा वाले टर्म यहां रखो, इस साइन थीटा को उस तरफ वी स्क्वायर के साथ ले जाओ। तो यह आएगा तुम्हारा म्यू जी कॉस थीटा प्लस ये आ जाएगा तुम्हारा म्यू वी स्क्वायर साइन थीटा। इस म्यू स्क्वायर वी साइन थीटा को उधर ले जाओ, यहां पे रखो जी साइन थीटा, यहां पे रखो तुम जी साइन थीटा। क्लियर है? इज इक्वल टू यहां से वी मैक्स का होल स्क्वायर बटा आर कॉमन निकलेगा, यहां पे देखो वी मैक्स का होल स्क्वायर बटा आर, यहां पे आएगा म्यू साइन थीटा और ये कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये टर्म होगा। ठीक है साहब, अब एक काम करिए, दोनों तरफ कॉस थीटा से डिवाइड कर ही दीजिए एक बार, या कॉस थीटा से डिवाइड नहीं करेंगे, सबसे पहले आर को यहां ले आइए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा म्यू जी आर, ये आर से जी को कॉमन निकालो, यहां से जी कॉमन निकालो, तो जी कॉमन निकलेगा, आर यहां से इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा जी आर म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू वी मैक्स का होल स्क्वायर, ये बनेगा तुम्हारा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा को नीचे लिखो, वी मैक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा जी आर म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, यहां पे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा।
अब एक काम करना तुम्हें, cos थीटा से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दो। क्या करो, cos थीटा से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दो, तो क्या होगा, v मैक्स का होल स्क्वायर GR। ऊपर में टर्म क्या बचा था, देखो ध्यान से, ऊपर में टर्म बचा था तुम्हारा म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये टर्म बचा था म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, है ना। ऊपर और नीचे cos थीटा से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई cos थीटा, ऊपर और नीचे, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये टर्म बचेगा तुम्हारा GR और cos थीटा से डिवाइड करो, cos cos क्या हो जाएगा 1, तो यहां बचेगा सिर्फ म्यू प्लस साइन बटा cos क्या हो जाएगा tan डिवाइडेड बाई, यहां पे cos थीटा से डिवाइड करोगे तो 1 माइनस यहां पे cos थीटा से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा म्यू साइन थीटा बटा cos थीटा tan थीटा। ये हो गया तुम्हारा Vm का होल स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो आ जाएगा रूट, तो V मैक्सिमम सेव वेलोसिटी आएगा रूट अंडर GR म्यू प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा। हाथ दुख गया मेरा लिखते लिखते। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो विथ अखंड मजदूरी, बिल्कुल अखंड मजदूरी है बेटा। तुम्हें यहां पे ये 3 केस समझना बहुत जरूरी है। कौन सा 3 केस, चलो यहां देखो। सबसे पहले ये समझो कि टॉपिक कौन सा है, तो साहब टॉपिक है मोशन ऑफ कार ऑन रफ, एक तो रफनेस भी है एंड बैंक्ड रोड, और सॉरी रफ्ड बैंक्ड, एक तो रफनेस भी है और बैंक्ड भी है। कौन है, एक तो रफनेस भी है और बैंक्ड भी है। रफनेस भी है और बैंक्ड भी है, सबसे पहली बात, ठीक है। रफनेस भी है, बैंक भी है, पहली बात। दूसरी बात कि सर अगर बैंक्ड है तो फ्रिक्शन स्यूडो फोर्स का एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा, हाँ फ्रिक्शन कहां जाएगा, अगर mb स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा एक्जैक्टली mg साइन थीटा के बराबर तो फ्रिक्शन हो जाएगा 0। लेकिन अगर स्यूडो फोर्स डोमिनेटिंग mb स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा ज्यादा है तो ऊपर की तरफ फोर्स ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा। तो मैंने मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करी, फ्रिक्शन को नीचे ले लिया। तो सबसे पहली बात, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन नेट फोर्स 0 करूंगा तो ये रिलेशन आ जाएगा अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम म्यू एन, ये नॉर्मल और ये आपका mb स्क्वायर बाई आर का कंपोनेंट साइन थीटा, mg का कंपोनेंट mg cos थीटा, ये नॉर्मल आ गया। नॉर्मल की वैल्यू यहां से पुट करके मैं फ्रिक्शन निकाल लिया, ये पूरा फ्रिक्शन आ गया। फ्रिक्शन की वैल्यू यहां रखी, ये mg साइन थीटा, ये हो गया mb स्क्वायर बाई आर cos थीटा। अब क्या करना था, कोई खास बात नहीं है, म्यू v स्क्वायर बाई आर साइन थीटा को इधर ले आओ और इधर हो जाएगा तुम्हारा म्यू g cos थीटा प्लस g साइन थीटा। उसके बाद यहीं पे मुझे ना cos थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर देना था, जो मैंने मिस कर दिया। अगर आप यहीं पे cos थीटा से डिवाइड कर देते तो आगे ज्यादा झंझट ही नहीं बनता। यहीं पे cos थीटा से डिवाइड कर दो। चलो मैं तुम्हें दोबारा सॉल्व करके दिखा रहा हूं आधे रास्ते से। डिवाइडेड बाई cos थीटा बोथ साइड, डिवाइडेड बाई cos थीटा बोथ साइड। अगर दोनों तरफ मैं cos थीटा से डिवाइड कर दूं तो ये cos थीटा से डिवाइड होके बनेगा म्यू जी और इधर cos थीटा से डिवाइड होके बनेगा जी tan थीटा, जी tan थीटा इज इक्वल टू, इधर cos थीटा से डिवाइड करूंगा तो v मैक्स का होल स्क्वायर बटा r, ये cos थीटा हो जाएगा 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो बड़ा आसान हो गया। अब क्या करना है, r को आप यहां ले आइए, g को कॉमन निकाल के r को यहां ले आइए, तो नेक्स्ट टर्म जो बनेगा ये था आपका म्यू, अंदर है g को बाहर निकाल लूंगा तो ये बनेगा म्यू प्लस tan, g बाहर आ गया तो tan थीटा, म्यू प्लस tan थीटा इज इक्वल टू, इधर आ गया तुम्हारा r नीचे था इधर आ गया तो v का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस म्यू tan थीटा, यही आया है देख लो, 1 माइनस म्यू tan थीटा, देखो 1 माइनस म्यू tan थीटा बिल्कुल सही है। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर, v इज इक्वल टू रूट अंडर rg, देखो ये rg म्यू tan थीटा बटा 1 माइनस म्यू tan थीटा। कोई खास बात नहीं, cos थीटा 3-4 बार हमने लिख लिया था इसलिए मुश्किल लग रहा था, पहले ही cos थीटा से डिवाइड कर देता तो चीजें क्या हो जाती, थोड़ी आसान हो जाती। चलो हटाओ, तो ये तुम्हारा आंसर आया, v इज इक्वल टू रूट अंडर आर जी म्यू प्लस tan थीटा बटा 1 माइनस म्यू tan थीटा, ठीक है ना। तो ये आ गया तुम्हारा वेलोसिटी। अब तुम याद करो, क्या ये मैंने यूनिट एंड डायमेंशन में सवाल तुम्हें करा चुका हूं, हां या ना में जवाब दो, हां या ना में जवाब दो। AIPMT 2015 में पूछा था, AIPMT 2015 में सवाल पूछा था, क्या मैं ये सवाल आपको यूनिट एंड डायमेंशन में पहले ही करा चुका हूं?
क्या मैं ये सवाल आपको यूनिट एंड डायमेंशन में पहले करा चुका हूं? कुछ ही लोगों को याद होगा, लेकिन ये सवाल मैं पहले आपको करा चुका हूं। वहां पे मैंने सबसे पहले आपको 4 ऑप्शन में डायमेंशन चेक करना सिखाया था, और 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन डायमेंशनली गलत था, एक ही ऑप्शन डायमेंशनली सही था। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी लिख रहे थे साहब r² (g), डायमेंशनली गलत हो जाएगा। वेलोसिटी लिख रहे थे r/g, डायमेंशनली गलत हो जाएगा। वेलोसिटी लिख रहे थे √g/r, डायमेंशन गलत हो जाएगा। मतलब AIPMT के सिलेबस में अगर मान लो ये टॉपिक है, तो साहब उसको ऑप्शन के हिसाब से इतना खराब बना देते हैं कि तुम इसको सर्कुलर डायनेमिक्स का कंसेप्ट लगाओगे, फ्रिक्शन देखोगे, फ्रिक्शन बैलेंस करोगे, मैक्सिमम मिनिमम देखोगे कि डायरेक्ट यूनिट एंड डायमेंशन सॉल्व कर लोगे। तो देखो ये डायमेंशनली सही है, क्योंकि √r(g) वेलोसिटी का डायमेंशन होता है। r² नहीं होगा, r/g नहीं होगा, g/r नहीं होगा, यही खत्म हो गया। दूसरा, सिर्फ यही पे हम नहीं रुकेंगे, हमारा और भी जोरदार लॉजिक है। ये नहीं कैसे चमकेगा, जोरदार मजा आएगा, ध्यान से सुनिएगा। एज्यूम करो रफ भी है, बैंक्ड भी है, लेकिन रफनेस कितना है सर? म्यू। अगर म्यू 0 होता तो, अगर मैं इसी क्वेश्चन में म्यू को 0 कर दूं तो ये हो जाएगा स्मूथ बैंक्ड रोड। और अभी अभी तो हमने पढ़ा था ना स्मूथ बैंक्ड रोड। हां सर, स्मूथ बैंक्ड रोड मतलब फ्रिक्शन नहीं है बचाने के लिए, तो tan थीटा बचाएगा, मतलब वेलोसिटी आना चाहिए √r(g) tan थीटा। क्या म्यू रखने से r(g) tan थीटा आ रहा? बताओ, क्या म्यू रखने से r(g) tan थीटा आ रहा? सर देख के रखते हैं। यहां पे म्यू 0 रखेंगे, 0 म्यू 0 रखेंगे, 0 प्लस tan थीटा, तो tan थीटा बचेगा। यहां पे म्यू 0 0 मल्टीप्लाई tan थीटा, तो 0 हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा तुम्हारा tan θ/1, मतलब tan थीटा r(g) tan थीटा सही बच रहा है, सही बच रहा है। अब सुनो, नेक्स्ट हमारे स्टार्ट। सर अगर हम एक काम करते हैं, थीटा को 0 कर लेते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब होगा रफ लेवल रोड। अगर आप थीटा को 0 करोगे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है रोड का, थीटा 0 मतलब रफ हॉरिजॉन्टल रोड। क्या होगा? रफ हॉरिजॉन्टल रोड, है ना? अच्छे से लिख ले तो रफ हॉरिजॉन्टल रोड, रफ हॉरिजॉन्टल लेवल रोड, ये हो जाएगा रफ हॉरिजॉन्टल लेवल रोड। तो V = आ जाएगा रूट अंडर। अगर मैं थीटा 0 कर दूं तो म्यू बचाएगा, मतलब म्यू r(g) आना चाहिए। तो थीटा को 0 रख के देखो म्यू r(g) आ रहा है कि नहीं। यहां पे थीटा 0 रखोगे, यहां पे 0 रखोगे, थीटा tan 0 0 हो जाता है, 0 मल्टीप्लाई म्यू 0 मतलब 1 बचेगा। ऊपर में 0 रखोगे तो ऊपर म्यू बचेगा, मतलब म्यू r(g) हो गया। सर और एम आर स्टार बताओ, एम आर स्टार की भूख खत्म नहीं हो, और बताओ, थोड़ा और विजुअलाइज कराओ। चलो और विजुअलाइज कराते हैं तुम्हें। अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि थीटा भी 0 और म्यू भी 0, तो बताओ कितना सेफ वेलोसिटी से चल सकता है? भाई साहब अगर थीटा भी 0 रख दोगे और म्यू भी 0 रख दोगे, तो उसको स्किड करने से कोई भी नहीं बचा पाएगा, मतलब पक्का वो गिरेगा ही गिरेगा, मतलब V मैक्सिमम 0 आ गया। अगर तुम ये 3-4 एम आर स्टार लगा सकते हो तो स्कूल में आएगा नहीं, और एग्जाम में आया तो साहब उसको तो तुम तार कर दोगे, डायमेंशनली सही होगा। डायमेंशनली अगर गलती से, पहले तो डायमेंशनली ही गलत देगा उसको विजुअलाइज कर लो। उसके बाद लॉजिक देखो। अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि ये सवाल पिछले 2-3 सवाल मिला के ही तो बना था। असली में पिछला 2-3 सवाल मिला के ही तो सवाल बना था, और क्या है? क्रिस्टल क्लियर। हाँ, तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स करना होता है बेटा, फिजिक्स है तो उसकी इज्जत करो। अब तुम चाहोगे कि नहीं सर फिजिक्स भी बायोलॉजी जैसा मक्खन हो, तो होगा, लेकिन उसके लिए पेशेंस रखना होगा। लास्ट में आके तो मैं उसको मक्खन कर दूंगा, लेकिन पहले संघर्ष आपको करना पड़ेगा। बायोलॉजी में क्या हो, मक्खन 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 है नहीं, अदरवाइज मत लेना बेटा। मैं एक चीज समझा रहा हूं, कैलकुलेशन नहीं है ना वहां पे। कई लोग गुस्सा आते, सर ऐसे कैसे बोल देते हो, बायोलॉजी इज वेरी टफ सब्जेक्ट। हाँ टफ है, मेरी गलती हो गई, मैं बस ये कह रहा हूं कैलकुलेशन। फिजिक्स में तो कैलकुलेशन ज्यादा होता है ना, तो तुम अगर चाहोगे ना कि नहीं मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, इसको फिजिक्स से भी आसान बनाओ, तो नहीं है संभव पहले। और मैं सही बोल रहा हूं, कई बच्चे संघर्ष करते हैं, कई बच्चे कहते हैं कि नहीं सर मुझे यही बताओ, यही से काम हो जाएगा। नहीं होगा, आप डायरेक्ट ये लगाने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। आपको क्या करना है, ध्यान सुनिए। आपको पहले संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ा कलम चलाना पड़ेगा। अब कलम चलाते समय कहोगे ना सर नहीं करेंगे, तो तुम्हें यह भी समझ नहीं आएगा। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल करो, कलम चलाओ और भरोसा रखो एमआर पे। फिजिक्स को बायोलॉजी से आसान बना देगा। और तुम्हें लगेगा, अगर तुम्हें आज भी फिजिक्स बायोलॉजी से आसान नहीं लग रहा है, तो उसका एक ही कारण है कि तुम इस पे ध्यान देते हो बस।
और तुम कहते हो सर ये कहीं पे लग जाता है, कहीं पे नहीं लग जाता है। असल में रीजन ये है कि तुम यही सीख रहे हो, बस तुम थोड़ा संघर्ष करो ना यार। फिजिक्स में न्यूमेरिकल आते हैं, कैलकुलेशन होता है, एक बार तुम संघर्ष करो और फिर ये सीखो, और तब वो बायोलॉजी से आसान ना हो जाए तो बताओ। पहले तुम थोड़ा संघर्ष करो, पहले थोड़ा संघर्ष करो और फिर एमआर स्टार सीखो, और फिर ना आए तो समझाओ, फिर मक्खर हो जाएगा। रिस्पेक्ट फिजिक्स, हाँ भाई फिजिक्स को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। तुम सोचोगे नहीं फिजिक्स की हम बेइज्जती करते रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। फिजिक्स को पहले थोड़ा रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, है ना। फिजिक्स को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। पहले फिजिक्स की इज्जत करना सीखिए, उस पर संघर्ष करिए, ठीक है ना। अच्छा चलो एक काम करते हैं, एक सवाल है मेरा कि मान लो ये तुम हो और मैं ना तुम्हें कूटना चाहता हूं, तुम्हें कूटना चाहता हूं। मैंने तुम पे फोर्स लगाया 100 न्यूटन का। अब इस 100 न्यूटन के फोर्स से तुम्हारा क्या होगा बताओ। What will be the effect of this 100 Newton force? What will be the effect of 100 Newton force? What will be the effect of 100 Newton force? इस 100 न्यूटन फोर्स का तुम पे इफेक्ट क्या होगा? है ना। तो इसका एक बार आप इफेक्ट पता करके रखेंगे कि अगर तुम्हारे बॉडी पे 100 न्यूटन फोर्स लगा दिया गया तो उसका क्या होगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, वर्क, एनर्जी एंड पावर। उसमें हम वर्क के कंसेप्ट को समझेंगे और यहीं से हम आगे चलेंगे कि अगर 100 न्यूटन फोर्स आपके बॉडी पे लगा दिया जाए तो आपके बॉडी पे उसका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो इंतजार करिए इसके सही जवाब का। आपके जितने जवाब है वो सारे के सारे गलत है, ठीक है ना। तो सही जवाब का इंतजार करिए। और असल में मैं थोड़ा हिंट देता हूं, आप इसका इफेक्ट बता ही नहीं सकते। सर 100 न्यूटन फोर्स का मेरे बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा हम बता ही नहीं सकते। नहीं, क्यों नहीं बता सकते, ये जानने के लिए अगले एपिसोड में मिलिए। धन्यवाद।